जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So today's topic is virtualization. हम major focus जो करेंगे that will be on operating system virtualization on particularly for cloud computing. Virtualization पे हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी एक बड़े abstract level के पर कि we do the virtualization in cloud computing. तकरीबन de facto बहुत ज़्यादा हम करते हैं. It's not a prerequisite requirement कि आप जब cloud computing services देंगे, you need to virtualize your infrastructure. But the way we utilize the cloud, virtualization gives us a lot of benefits in real utilization of cloud platform. तो इसलिए cloud जो है वो काफी ज्यादा de facto के तौर पे यूज होता है on sorry virtualization जो है वो cloud के ऊपर de facto के तौर पे यूज होता है और खास तौर से उसमें हमारी जो ओएस वर्चुअलाइजेशन है वो की जाती है, की है प्लस सर्वर्स के लिए की जाती है, प्लस हमारे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी है, बाकी चीजें भी यूज की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? अगर हम इस वर्ड को देखें वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन कम्स फ्रॉम वर्चुअल एंड वर्चुअल मीन्स समथिंग व्हिच इज नॉट रियल, which does not exist in physical. So anything which is virtual means it does not exist in reality, or so in fact in grammar as well it's the antonym of real or reality. So बल्कि आपने वो word देखा होगा virtual reality, तो ये दोनों बिल्कुल opposite word in which are combined together. कि ये कैसी reality जो कि reality नहीं है, but it's somehow give you an illusion. So virtualization gives you an illusion of something. So in computing disciplines, whenever we use virtualization, it's going to give you illusion of something. Generally, we talk about some physical hardware, and one of the most common type of virtualization is OS virtualization. जो हम hardware को virtualize करते हैं और उसके ऊपर operating systems multiple को install कर देते हैं. That is the one of the most common type. So virtualization is a simulation of hardware platform. और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है बेस्ड ऑन सम सर्टेन हार्डवेयर, स्टोरेजेस हो सकती हैं, वो डेटाबेसेस हो सकती हैं, वो नेटवर्क हो सकता है, कैन बी एनीथिंग. वर्चुअलाइजेशन का जो इस वक्त कॉन्सेप्ट है ये पिछले कोई 10-15 सालों में ज्यादा फेमस हुआ है और उसकी दो वजूहत हैं. वन रीजन इज क्लाउड कंप्यूटिंग. यस, क्लाउड के बाद क्योंकि क्लाउड का मैंने आपको कहा कि इट्स बीन कॉमनली बीन यूज्ड, तो वर्चुअलाइजेशन का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ा. दूसरा इसके और बहुत सारे बेनिफिट हैं x86 आर्किटेक्चर के, लेकिन ये अभी क्यों मशहूर हुआ? एक्चुअली इट डेट्स बैक टू 60s एज वेल. मेन फ्रेम्स के अंदर भी होते थे, लेकिन मेन फ्रेम्स क्योंकि आम कस्टमर के आम यूजर यूज नहीं करता, तो दैट्स व्हाई आम यूजर इससे ज्यादा फैमिलियर नहीं था. लेकिन उस वक्त की वर्चुअलाइजेशन होती थी सो दैट डिफरेंट यूजर्स दे कैन हैव देयर डिफरेंट वर्क स्पेसेस. तो मेन फ्रेम आपको पता है कि एक ही सिस्टम हुआ करता था और एक ही मेजर सर्वर था, उसी में सारा काम होता था और इट वाज कनेक्टेड टू द यूजर्स थ्रू डंप टर्मिनल्स. तो जीरो क्लाइंट्स के थ्रू, डंप टर्मिनल्स के थ्रू वो कनेक्ट हुए, तो उसमें तो वो ज्यादा जरूरी है. फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि वी वेंट इनटू द एरा ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स और फिर क्लस्टर्स बेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स. तो अब हम क्लस्टर्स और डेटा सेंटर्स यूज करते हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर या x86 कंप्यूटर्स जो हमारे इंटेल या AMD बेस्ड उनके ऊपर ज्यादातर बने हुए थे. और बट स्टिल एज आई मेंशन यू, ये टर्म जो है वो नई नहीं है, इनफैक्ट इट्स क्वाइट ओल्ड टर्म, लेकिन अब पिछले कोई 12-15 सालों से ये ज्यादा यूज होती है. सो मेजर रीजन इसके x86 में इसकी यूजर शुरू हो गई, x86 में सपोर्ट आ गई, पहले x86 में सपोर्ट नहीं थी. सो फ्रॉम दिस सेंचुरी 2000 से इसके अंदर सपोर्ट हमें मिलने लगी. एंड देन जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है उसने इसकी यूजेज को बहुत ज्यादा. सो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम करते क्या है, खासतौर से जब हम कंप्यूटर के हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हम करते ही हैं कि हम एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स का टास्क ले लेते हैं, हम मल्टीपल का काम ले लेते हैं. अब वो होता कैसे है? वो होता यूं है कि जब हम एंटरप्राइज लेवल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, सर्वर्स की बात करते हैं जिनका काम हमें सर्विसेज देना होता है, तो ये सर्वर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर जनरली अंडर यूटिलाइज्ड. ये सर्वर जो है ना पूरी तरह यूटिलाइज नहीं होते, बल्कि काफी कम यूटिलाइज होते हैं. तो अब इसका मतलब है कि उनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की जो कि यूज हो सकती है जबकि हमने करनी है.
तो उसकी बहुत सारी रीजन होती है। एक बड़ी कॉमन रीजन ये कि जनरली वी गो फॉर वन सर्विस पर सर्वर। तो हम एक सर्वर के ऊपर एक टाइप का सर्वर चला रही होती है, एक फिजिकल सर्वर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर सर्वर चला रही होती है। ये बड़ी कॉमन अप्रोच होती है ताकि वो आइसोलेट हो और बाकी उसके साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो और उसको मैनेज करना भी आसान हो। तो उसकी अब अगर वो कम यूटिलाइज हो रहा है तो उसकी वजह से यूटिलाइजेशन हमारी इम्पैक्ट हो जाती है, तो कम यूटिलाइज। सो वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे बड़ा आपको फायदा दे देती है कि एक ही कंप्यूटर को यू कैन वर्चुअलाइज एंड यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। सो दिस इज कॉल्ड सर्वर कंसोलिडेशन, तो जहाँ पे हम एक सर्वर से मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिसकी वजह से हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं। So through virtualization, we actually run multiple operating systems and eventually multiple application or multiple servers into one computer. ठीक है? So आप में से जिसने virtualization की है, so we have seen that you can run Windows and Linux on the same laptop. और ड्यूल बूट से कैसे डिफरेंट है, हम जब स्टूडेंट थे तो एट दैट टाइम वी यूज्ड टू हैव ड्यूल बूट सिस्टम और हम ड्यूल बूट क्या करते थे, लेकिन नाउ नो वन यूजेस दैट ड्यूल बूट। आपको जब भी चाहिए आप जनरली जो है वो वर्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं और आप वर्चुअल मशीन को देखते हुए आप उससे काम। जी क्वेश्चन है किसी का? नो सर, कोई क्वेश्चन। अच्छा, सो दोनों में फर्क क्या होता है? ड्यूल बूट में आपको पता है कि एट वन टाइम जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो चल सकता है आपके सिस्टम के अंदर। जब वो सिर्फ ये होता है कि आप दो सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या तीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप एक वक्त में सिर्फ एक को चलाते हैं। जबकि वर्चुअलाइजेशन के थ्रू एट द सेम टाइम यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और दूसरा फर्क ये होता है कि ड्यूल बूट में देन यस चूंकि एक वक्त में एक चलेगा तो पूरे सिस्टम की सारी रिसोर्सेज उसको अवेलेबल होती है, जबकि अगर आपके रिसोर्सेज अगर आप सॉरी वर्चुअलाइज करेंगे तो रिसोर्सेज जो होंगे डिवाइड होंगे। सो लेट्स से यू आर इन अ सिचुएशन जैसे आप लोग हैं और आपको अपने किसी काम की वजह से लिनक्स बेस्ड में कुछ इंस्टॉल करना है, तो सिंपल सोल्यूशन इज जस्ट इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इन योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर VMware कर लें या Oracle वर्चुअल बॉक्स कर लें और आप उसके अंदर जो है एक VM इंस्टॉल कर लें लिनक्स की या किसी और सिस्टम। लेकिन अगर आप रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट हो और आपका काफी ज्यादा रिसोर्सेज का मसला है एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, लेट्स से आपकी टोटल 4 GB मेमोरी है और लिनक्स भी आपको जरा हैवी उसके साथ चाहिए, स्टैक्स के साथ चाहिए 4 GB के साथ, सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इन दैट केस यू मे रिलाई ऑन द ओल्ड सिस्टम ऑफ ड्यूल बूट, या ड्यूल बूट पर और जहाँ पे विंडोज और लिनक्स जो वन आफ्टर अनदर आपकी चल सकती हैं। सो इन दिस केस यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज देम इन पैरेलल, आपको एक को शट डाउन करके दूसरे को यूज करना होगा, बट in this case you are going to have all the resources available for your operating system एक के लिए सारी की सारी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एक वर्चुअलाइजेशन वाले सिस्टम में और विदाउट वर्चुअलाइजेशन में फर्क ये होता है कि एक नॉर्मल सिस्टम में यू हैव 3 लेयर्स, वन हार्डवेयर एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन एप्लीकेशंस। सो आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं ऑन द सिस्टम ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो भी काम एक एप्लीकेशन में करना होता है इट टेक्स दिस थिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो फिर इवेंचुअली हार्डवेयर से कर रहा होता है। इट डज नॉट मीन कि एप्लीकेशन में जो भी काम करना है हर काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है। देयर आर ओनली फ्यू थिंग जो कि एप्लीकेशन खुद नहीं कर सकती, जिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करवाता है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करता है। बट एनीवेज यू हैव 3 लेयर्स इन वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट, यू आर गोइंग टू हैव अ वर्चुअलाइजेशन लेयर। तो आप जनरली हार्डवेयर के ऊपर पहले क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन लेयर करते हैं,
एंड देन यू हैव वर्चुअल मशीन और वर्चुअल कंटेनर्स, ठीक है। तो वर्चुअल कंटेनर्स आप इंस्टॉल करते हैं या क्रिएट करते हैं और उन कंटेनर्स के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं। सो दिस कंटेनर एनवायरनमेंट एक्चुअली आइसोलेट योर एप्लीकेशन और योर एनवायरनमेंट विद द अदर कंटेनर सिस्टम, जो कि एक अच्छा आपको लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड। But in this case, the main thing is this virtual container is like a physical system. So ये आपको एक physical system की तरह एक अलग system की illusion देता है. It's not physically a separate system. It's a virtually separate system, but it gives you an illusion कि जैसे आपका physically एक separate system हो जाए. So अगर हम बात करें why we do need virtualization, अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो hardware utilization है वो बहुत कम होती है normal system. So if you go with the virtualization, you can really increase your hardware virtualization. So you can go up to easily to 70, 75 or 80%. जो common statistics हैं, जो different servers हैं, उनकी basis पे generally जो आपके servers हैं, they are busy around different studies, different report करके, लेकिन 15 to 20% total जो है वो consume हो रहे होते हैं, जो physical servers पे पहले आपकी जो machine है. तो what you can do is on the same system, on same one x86 machine, what you can do is you can install multiple operating systems. So like here you can see there is x86 Windows 10, x86 Windows 2003 and then Red Hat. So major जो uses हैं या eventually जो benefit आपको मिल रहे होते हैं if you use virtualization, the biggest benefit is server consolidation. जैसे मैंने आपको कहा कि सर्वर्स का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो फिजिकल सर्वर्स हम यूज करते रहें और उनके पर हम कोई सर्वर चला रहे होते हैं तो यूजेज बहुत कम है. It's been somewhere between 15 to 20 or somewhere in 10 to 20%. So we can do the server consolidation and we can run multiple servers onto the same physical machine but in different environments. और उसमें ये भी होता है समटाइम कि कोई एक सर्वर एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है, वो एक ओएस के साथ बहुत अच्छा काम कर रही होती है, दूसरी सर्वर एप्लीकेशन किसी और ओएस के साथ कर रही है. सो यू कैन रन टू डिफरेंट ओएसेस ऑन द सेम मशीन एज वेल. तो ये एक बड़ा मेजर आपको बेनिफिट मिल जाता है. और ये बल्कि मैं इसको ध्यान में रखिए कि मैं वापस x86 और ये मैंने अच्छा कि यहाँ बता दिया, आगे मैं आपको वर्चुअलाइजेशन टाइप्स जो है ना उसमें इमुलेशन के अंदर भी इसका इम्पैक्ट सो मेजर बेनिफिट आपका एक सर्वर जो है उसको मल्टीपल सर्वर्स यूज करते हैं. फिर वर्चुअलाइज सर्वर आप वर्चुअल सर्वर्स बना देते हैं. हर उस वर्चुअल सर्वर के अंदर एक कोई आप सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, एक वेब सर्वर कर लें, एक में ईमेल सर्वर कर लें एंड यू कैन रन देम इन पैरेलल. देन डेवलपमेंट इज इजी. आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम लेवल डेवलपमेंट कर रहे हैं. So without affecting the actual system, you can do all those developments in a virtualized environment. ठीक है, तो आप उसके साथ जो है वो ये काम कर सकते हैं and then you cannot damage the actual system. Then quality assurance आपको कई बार ऐसे टेस्ट करने हैं, ऐसे environment में करना है जो जिसका impact हो सकता है या जिसके लिए आपको resources ज्यादा चाहिए. For example, खासतौर से अगर आपको network based application बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब रिक्वायर करती है कि मल्टीपल नोड्स के ऊपर ये चलेगी एंड दे आर मल्टीपल ईच अदर. सो इफ यू डू नॉट हैव अ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट सो यू आर गोइंग टू नीड दैट मेनी एप्लीकेशन. लेट्स से आपने उसको 50 नोड्स पे टेस्ट करना है तो 50 नोड आपको फिर फिजिकल चाहिए होंगे. बट इफ यू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स एंड यू रन 8 मशीन्स ऑन ईच नोड तो you will be able to test it only on few machines. ठीक है, आप थोड़ी सी 6-7 मशीन के ऊपर आप इसको चला सकेंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग 50 मशीन. देन मेजर बेनिफिट जो इस वक्त हमने बात की थी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज्यादा डिफेक्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा आपको चाहिए, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो है हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इसकी एग्जिस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है. देन व्हाई टू वर्चुअलाइज, अभी मैंने बात कर ही ली है कि आपका x86 बेस जो है इसकी वजह से आपके आस्ता आस्ता चैलेंजेस नए क्रिएट हुए थे, जिसमें मेजर चैलेंज क्या था कि आपका लोअर सर्वर यूटिलाइजेशन थी, आपके 10 to 20% होता था.
जब वो कम यूटिलाइज होगा तो देन यू आर गोइंग टू इंस्टॉल मोर फिजिकल सर्वर्स करेंगे तो योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विल इंक्रीज। जब वो कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ज्यादा सर्वर होंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपको बड़ी फैसिलिटी भी चाहिएगी, पावर भी बढ़ जाएगी। पावर और ये सारी चीजें बढ़ने के साथ साथ आपकी कूलिंग भी बढ़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ेगी, और भी बेशुमार चीजें आपकी बढ़ती जाती है। और इवेंचुअली आईटी मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन हर सिस्टम पे करनी पड़ेगी, डिप्लॉयमेंट हर सिस्टम्स पे जाकर फिजिकली करनी होगी एंड सो ऑन। और इसी तरह फेल ओवर और डिजास्टर भी उस तरह नहीं मिलता जिस तरह आपको वर्चुअलाइज। सो सॉल्यूशन एक बहुत अच्छा जो इनके लिए था, दैट वाज टू वर्चुअलाइज x86 ठीक है। और ये याद रखिएगा कि वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द क्लाउड के क्लाउड के लिए ये जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, आपको जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होता है। सो बेनिफिट मेजर क्या रहता है, आपकी हार्डवेयर यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाती है, आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं और हर एप्लीकेशन को लगता है कि मेरे पास ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, गाय हु इज रनिंग ऑन टू दिस फिजिकल मशीन, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं होता कि जो वो शेयरिंग एनवायरनमेंट में चाहिए। सो क्यों करेंगे जी तो तीन मेजर रीजंस हैं, तीन मेजर कैरेक्टराइजेशंस हैं जिनकी वजह से हमें मेजर बेनिफिट मिलता है वर्चुअलाइज करने का क्लाउड एनवायरनमेंट। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज पार्टीशन। आपके जो एक सिस्टम है उसकी हम पार्टीशन कर देते हैं, उसको अलग-अलग हम कर देते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं उस सिस्टम को, क्योंकि अगर हम वो फिजिकल मशीन रेंट आउट करेंगे तो हमने पहले ही बात की कि उनकी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं होती। सो व्हाई टू डू दैट, तो हमें बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के काम पे करता है। तो इवेंचुअली इस वर्चुअलाइजेशन का ग्लोबल लेवल पे भी इम्पैक्ट है, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, वो हमारा ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है कि हम जो वो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा मशीन होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी, पावर कंजम्पशन होगी एंड कूलिंग रिक्वायरमेंट, तो इस सब को जो है हम रिड्यूस करते हैं। देन आइसोलेशन, हम क्योंकि जब पार्टीशन करते हैं तो हर एक को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, और हर जो मशीन है बीएम है वो एक सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट में रन होती है, उसके लिए वो एक अलग दुनिया होती है, एक अलग एनवायरनमेंट होती है इन अ वॉल्ड एनवायरनमेंट, दूसरी बीएम से बिल्कुल हटके होते हैं, दे कैन नॉट इंटरवीन विद ईच अदर। और इसी तरह वो जो नीचे का सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, उससे भी वो हमने लेदा की होती है थ्रू इनकैप्सुलेशन। तो इस आइसोलेशन की वजह से इट गिव्स अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट। और अगर इन केस के अलोंग विद इनकैप्सुलेशन अगर कोई मसला हो जाए तो हम क्या करते हैं, इजीली इसको माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई चीज या कोई चीज इम्पैक्ट हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक वीएम में। इनकैप्सुलेशन इसी के साथ आ जाता है। इनकैप्सुलेशन में क्या है कि हम सारी की सारी वीएम को एक फाइल के अंदर स्टोर कर देते हैं, अब वो एक फाइल के अंदर मौजूद है और एक लॉजिकल एंटिटी है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू माइग्रेट दैट मशीन फ्रॉम वन फिजिकल मशीन टू अनदर मशीन, ठीक है। अदरवाइज अगर फिजिकल आपका सारा सेटअप हो तो उस फिजिकल को मूव करना ऑन टू अनदर मशीन, इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। जबकि वर्चुअल मशीन इज वेरी इजी इफ यू आर particularly running the same sort of virtualization environment all across, तो आप सिंपली उस मशीन को उठाएंगे या उसका बैकअप पड़ा होगा एंड यू विल स्टार्ट रनिंग इट ऑन टू अनदर फिजिकल सर्वर या फिजिकल मशीन, उसके बाद आप चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये तीन बड़े मेजर आपको जो है ना बेनिफिट मिले। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है, ये हमने पहले भी आई थिंक एक दफा बात की थी, हो गया था। हाइपरवाइजर इज अ सुपरवाइजर, ठीक है, एक ऐसा सुपरवाइजर जो कि सुपरवाइजर्स को देखता है। और इसकी मैंने आपको बताया था कि ग्रामेटिकली फ्रॉम द लैंग्वेज हाइपर मीन समथिंग व्हिच इज सुपीरियर टू सुपर, तो उसको हम हाइपर कहते हैं। जैसे सुपरमार्केट है तो लार्ज स्केल मार्केट है तो दैट इज कॉल्ड अ हाइपर। सो हाइपरवाइजर इज बेसिकली अ वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे जो बेसिकली सिस्टम्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी एक सुपरवाइजर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और हिस्ट्री प्रोबेबली मैंने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि हमारे जो एक्चुअली सिस्टम है दे आर बीइंग मेड फॉर एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं उनको चलाने के लिए बनाई जाती हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं या चाहे कोई यूजर की एप्लीकेशन। ये जो चीजें बाकी रन टाइम एनवायरनमेंट से या ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसको सपोर्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जरूरत इसलिए पड़ गया कि चूंकि वी कैन हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस होगी,
वी गॉट अ सुपरवाइजर, हमें एक सुपरवाइजर की जरूरत थी तो हमने सुपरवाइजर रखा। इसके बाद जब उन सुपरवाइजर्स को मल्टीपल को हमने चलाने की कोशिश की तो देन वी नीड टू हैव अ सुपरवाइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी इसको हम बोलते हैं, या वर्चुअल मशीन मैनेजर भी बोलते हैं, वीएमएम, और वर्चुअल मशीन मॉनिटर या वर्चुअल मशीन मैनेजर, और सिंपल टर्म में हाइपरवाइजर। दो तरह के हाइपरवाइजर होते हैं, एक नेटिव होता है जैसे बेयर मेटल कहते हैं, और दूसरा हमारा होस्टेड हाइपरवाइजर होता है। तो ये दो तरह के हाइपरवाइजर हैं। जो नेटिव या बेयर मेटल है, इट डायरेक्टली रन्स ऑन टॉप ऑफ ए गिवन हार्डवेयर, और किसी भी हार्डवेयर पर डायरेक्टली रन करता है, जबकि जो होस्टेड है वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स में इसको किया होगा कि आपके जो हाइपरवाइजर्स हैं वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है। ठीक है जी, तो इसको जो बेयर मेटल है इसको टाइप 1 भी कहते हैं, और जो टाइप 2 है उसको सॉरी जो होस्टेड है उसको टाइप। तो फर्क क्या है जी दोनों में? जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है इसमें हम हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम वही वीएमएम जो है या हाइपरवाइजर है उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म को। उस वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर ओएस को इंस्टॉल करते हैं और उन ओएस के अंदर उनकी अपनी एप्लीकेशन, हार्डवेयर जो होगा उसी के हिसाब से आपका ये वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म भी होगा और ओएसएस भी होंगे। अगर x86 होगा यही जनरली यूज होगा, x86 64 या x64 होगा तो आप इसके ऊपर x64 इंस्टॉल कर सकेंगे। अगर सिर्फ 86 होगा तो वो नहीं कर सकेंगे, इस वक्त हर कोई x64 ही 64 बिट ही इंस्टॉल किया। अच्छा, दूसरा इसके ऊपर ये वो एनवायरनमेंट है जो कि आपका इस वक्त क्लाउड प्रोवाइडर जनरली यूज करते हैं, वो यही एनवायरनमेंट यूज करते हैं बिकॉज इट गिव्स यू मैक्सिमम सर्वर कंसोलिडेशन। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास सारी चीजें हैं। दूसरा जो है टाइप 2 वो है जो कि आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर, आपने क्या किया हुआ है, यू हैव अ हार्डवेयर, आपने उस हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, कॉमनली विंडोज या एप्पल मैक ओएस होगा। ठीक है, इस मैक या विंडोज के ऊपर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, वर्ड, पावर पॉइंट, फायरफॉक्स, विजुअल स्टूडियो एटसेट्रा। ठीक है, और इन एप्लीकेशंस के साथ अब आपने क्या किया, एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया। दिस वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ये जो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, ये थोड़ा बड़ा साइज का, जबकि ये जो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है छोटे साइज का होता है क्योंकि इसके नीचे पूरे का पूरा ओएस मौजूद है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा परेशान नहीं है, इसका सिर्फ काम ये होता है कि इनको नीचे ले, इसके ऊपर ओएस रन होते हैं और इन ओएस के ऊपर एप्लीकेशन रन। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज लेसर सर्वर कंसोलिडेशन। व्हाई? बिकॉज दिस ओएस इज, या तो आपके सिस्टम पे तो ये यूज होगा, लेकिन अगर कमर्शियल पे करेंगे तो कमर्शियल पे तो ये एप्लीकेशन ही चल रही होगी, कमर्शियल पे फिर ये मसला होगा कि ये ओएस जाया होगा। ठीक है, आपके भी सिस्टम पे अगर लेट्स से यू आर हैविंग 8 GB मेमोरी तो 3 GB के लगभग तो ये विंडोज लेगी, और अगर 4 GB टोटल है फिर तो वैसे ही मसला है। ठीक है, 3 GB के बाद ये एप्लीकेशंस भी चल रही है, फिर ये वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म भी 200-300 MB ले रहा होगा, फिर इनके ऊपर ओएस इंस्टॉल करेंगे तो इन बेचारों को कितनी कितनी देगी। ठीक है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। के अब यहाँ तक तो ठीक है, इन्होंने यूज करनी है, ये आपकी असल मशीन है, ये मशीन जो है ये आपकी फिर वेस्टेज है। इसलिए आप जो एंटरप्राइज लेवल है, जो आपने कमर्शियल देना है क्लाउड, आप ये वाला यूज नहीं करते। सो दिस इज नॉट फेयर। आपकी मशीन पे यस आपका मेन काम जो है वो इस ओएस के साथ है और इन एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है, ये सिर्फ आपने टेस्टिंग के लिए या किसी काम के लिए आपने यूज की है एज अ नॉर्मल यूज। ठीक है, ये वाला सिनेरियो अगर आपने जैसे मैंने भी अपने सिस्टम में रखा है तो yes. लेकिन मेनली आपका काम ये एप्लीकेशन का, लेकिन जो आपका कमर्शियल एनवायरनमेंट है उसमें तो काम इन्होंने करना, जो हर एक की अपनी अपनी वीएम होगी। ये जो वीएम्स हैं इनके अंदर जो एप्लीकेशन है, तो मैंने ये 2 वीएम में चला रहा हूँ तो ये मेरी ये 2 वीएम, ये किसी और की है, ये यूजर सी की जाती है उसी मशीन पे। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस।
तो जो कमर्शियल है उसके अंदर ये यूज होता है। और इसमें जो कॉमन है, वेरी फेमस इज ज़ेन, जो दो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी भी होता है, लेकिन ज़ेन और सबसे ज्यादा है जी VMware का ESXi बेस्ड वी स्फीयर हाइपरवाइजर है, अभी वी क्लाउड है, ESXi बेस्ड, ठीक है, टाइप 1 में। और जो ये वाला है इसमें फिर मल्टीपल है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का पावर पीसी है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है और VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, VMware की ये प्रोडक्ट, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन यहाँ पे इसके। तो ये दो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो ये प्रोडक्ट कुछ वैसे लिस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दी हुई है, अब इसमें मजीद भी और भी थोड़ा सा इजाफा हो गया हुआ, वैरायटी इन्होंने कर दी है, बिकॉज़ नाउ दे आर आल्सो ऑफरिंग क्लाउड सर्विसेज एज वेल। सो वर्कस्टेशन है, वर्कस्टेशन प्लेयर है, प्रो है, फ्यूजन है, vSphere है, ये तीनों एक ही तरह के, फर्क सिर्फ ये है कि ये वाला जो ये फ्री होता है विंडोज के ऊपर, और ये विंडोज के ऊपर पेड है, जिसको ज्यादातर लोग फ्री यूज करते हैं लाइसेंस। और VMware फ्यूजन जो है ये मैक ओएस के लिए सिमिलर चीज है वर्कस्टेशन में। और जो vSphere है ये बेयर मेटल है। तो बेयर मेटल के लिए ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, विंडोज पे या एप्पल पे या लिनक्स पे? उसमें सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, इसके लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो ये खुद, और ये सारे वैसे खुद लाइट वेट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप की चीजें, ये जरा ज्यादा डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें ज्यादा आपकी सर्विसेज होती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, इसके मल्टी पर्सपेक्टिव है, तो हम वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से ही इसको देखते जाते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि दो में डिवाइड कर देते हैं हम, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में एक ये कैटेगराइजेशन थी, ये थोड़ी सी ओल्ड है, अभी एक नई आ गई है, हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। दो है जी, फुल वर्चुअलाइजेशन, पार्शियल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन। फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या है, इनको डिटेल में आगे देखेंगे, आगे ये थोड़ी सी डिटेल में। फुल वर्चुअलाइजेशन में जो है आपको पूरे का पूरा हार्डवेयर जो है वो हम उसको इमुलेट करते हैं, उसकी एक सिमुलेशन क्रिएट कर देते हैं, और उसके ऊपर जो है आप एक अनमोडिफाइड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर, ठीक है। ये फिर आगे मैं आपको बताऊंगा मॉडिफाइड और अनमोडिफाइड में फर्क क्या है या रीजन। देन वी डू हैव पार्शियल वर्चुअलाइजेशन। पार्शियल वर्चुअलाइजेशन में आपका जो टारगेट एनवायरनमेंट है जिसको आपने सिमुलेट करना है वो पूरे का पूरा आप नहीं करते, तो उसको पार्शियल वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ गेस्ट प्रोग्राम्स हैं उसको आप रन करना चाह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल। ये डिफरेंट मैकेनिज्म इनके थ्रू की जाती है, जैसे की जो है वो या कई और इस तरह के एमुलेटर्स हैं वैसे, और वो फुल भी हो सकती है और पैरा के साथ भी। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या है, हार्डवेयर एनवायरनमेंट जो है वो फुली सिमुलेट नहीं होता, और इसके अंदर जो है ओएस कर्नल जो है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। और हाइपरवाइजर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोलैबोरेटिवली काम करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, और उसके बाद आपका काम, ठीक है। तो इसको मैं जरा डिटेल में आगे बताता हूँ, तीसरी भी आएगी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, वो आगे दी है ये जरा डिटेल में, तो वहां पे मैं आपको ना जरा डिटेल में बताता हूँ, दिस इज अ बिट मोर टेक्निकल, तो वो फिर आपको मैं टेक्निकल तरीके से बताऊंगा तो ज्यादा। The other very common type is desktop virtualization. डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होती है कि आप एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो है उसको वर्चुअलाइज कर देते हैं, और आपका एक जो फिजिकल क्लाइंट है उससे आपका जो डेस्कटॉप है वो सेपरेट होता है। सो इफ यू आर सिटिंग ऑन अ फिजिकल क्लाइंट जो कि एक किसी क्लाइंट साइड पे है, तो आपका जो एक्चुअल डेस्कटॉप होगा वो सर्वर पे रिजाइड कर, आपका जो डेटा है वो सर्वर पे रिजाइड करेगा, और वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सेस इट, आपका वो जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल पार्शली या कंप्लीटली आपके क्लाइंट साइड पे आके चलेगा, और आपका जो बाकी है डेटा है और जितने भी चीजें हैं वो आपकी सर्वर पे रिजाइड करेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके अगर कोई चीज
लेट्स से कोई कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है या क्लाइंट एंड पे कोई इशू होता है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होता, क्योंकि डेटा जो है वो सारा का सारा कहाँ रिजाइड करता है, सर्वर के ऊपर रिजाइड। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में जो सबसे कॉमन जो यूज होती है, या जब भी हम डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, तो जनरली जो इस पे मुराद होती है वो हमारी मोस्टली रिमोट डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। रिमोट डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये टिपिकल क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। आपका जो डेस्कटॉप है वो सर्वर पर ही रिजाइड करता है, ठीक है, आपका डेटा तो करते ही सर्वर पर है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पूरा सर्वर पर रिजाइड कर रहा है, तो जितनी कंप्यूटेशन होती है वो सारी की सारी आपकी सर्वर पर ही होती है, ठीक है, वो सारे का सारा आपका उसी सर्वर पे होगा। क्लाइंट साइड के ऊपर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिमोट मशीन आ जाती है, ठीक है, उसका सॉरी इंटरफेस आ जाता है, रिमोट जो मशीन है या जो सर्वर मशीन है उसका इंटरफेस आ जाता है। तो आप में से काफी सारों ने इसको यूज किया होगा। कितने लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप्स को यूज किया? कॉमनली इसको वीडीआई भी कहते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, और माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फेमस इसके अंदर रिमोट डेस्कटॉप का टूल अवेलेबल है। उसके अलावा भी मल्टीपल आपके पास इस तरह के रिमोट टीम वीवर वगैरह भी इसी को ही कहते हैं। टीम वीवर भी यही कर रहा है, वो एप्लीकेशन लेवल पे कर रहा है, वो भी तकरीबन इसी तरह कर रहा है। इसके अलावा गूगल भी दे रहा है आपको रिमोट डेस्कटॉप की फैसिलिटी दे रहा है, और मल्टीपल आप मतलब तरीकों से इसको कर सकते हैं। विंडोज जो है वो चूंकि नेटिवली ओएस लेवल पे देता है, तो दैट इज क्वाइट सिक्योर एज वेल। और जो आप जो एक्चुअल उसमें क्या कह रहे हैं, एंटरप्राइज लेवल एनवायरनमेंट में जो चीज यूज होती है, तो वो फिर विंडोज लेवल की वो कर रहे हो, जैसे ये आपको दे दी। इसके अलावा एसएसएच या टेलनेट के थ्रू भी आप रिमोट डेस्कटॉप को आप कर सकते हैं, लेकिन इस केस में ये होता है कि आपका जनरली शेल बेस्ड होता है, ठीक है, तो आप वो शेल आपके पास आ जाता है, और चूंकि सर्वर्स के ऊपर आप मोस्टली जो यूजर्स हैं वो शेल बेस्ड ही काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज ओके फॉर देम। उन्होंने सर्वर रन करना होता है, उसको स्टॉप करना होता है, तो फ्यू ऑपरेशन उन्हें परफॉर्म करने होते हैं, तो दैट इज ओके फॉर देम। तो वो उस तरीके से भी आपका रिमोट जो है वो काम हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरे का पूरा डेस्कटॉप जो जीयूआई बेस्ड उसको लाना है, तो उसके लिए आप विंडोज का रिमोट डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, या क्या कहते हैं, क्योंकि कोई भी और टीम वीवर आप यूज कर सकते हैं, और भी टूल्स अवेलेबल हैं, प्लस गूगल का अवेलेबल है। अगर आपने उसको रिमोटली एक्सेस करना है जो कि आपके लैन के ऊपर नहीं है, तो तब फिर आपको उसके लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए होगी, और चूंकि आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आपको स्टैटिक चाहिए होगी, ठीक है, तो उसका फिर तरीका ये होता है। तो इसका अगर आप लोगों ने यूज करना हो, तो अगर कॉमन आदमी ने यूज करना है, जैसे मैं एक हाउस होल्ड, मेरा डेस्कटॉप घर में पड़ा होता है, और मेरा डेटा भी है, और मैं बड़ा कॉमनली मूव करता हूँ, और आई डू नॉट यूज अ लैपटॉप, क्योंकि मेरा अगर काम हम लोग तो चूंकि यूज करते हैं ना, लेकिन अगर कोई और पर्सन है, कोई मार्केटिंग का है या कुछ और है, तो वो कोई ऐसी चीज यूज कर रहा है जैसे एसएसडी यूज कर रहा है, और 128 गीगाबाइट की उसमें लगी हुई है, उसके पास डेटा भी ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है, एंड ही वांट्स टू रेगुलरली एक्सेस हिज होम कंप्यूटर, तो उसमें अच्छा तरीका ये हो सकता है कि वो गूगल का यूज कर ले या टीम वीवर यूज कर ले, ठीक है। तो गूगल वाला जो है वो आपके ईमेल बेस्ड के ऊपर चलता है, तो जहां जहां आपका क्लाइंट इंस्टॉल हुआ होता है गूगल का रिमोट डेस्कटॉप का, वो उसको गूगल के सर्वर्स पे बता देता है कि ये आईपी है, इस आईपी के थ्रू एक्सेसिबल है, जस्ट लाइक जिस तरीके से आपके चैटिंग के सॉफ्टवेयर का एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म रखा हुआ है, तो आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज लोकल के ऊपर फिर ये है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट का जो रिमोट डेस्कटॉप है उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी अलॉन्ग विद वर्चुअलाइजेशन आप सबके लिए, जिसने नहीं यूज किया, बल्कि जिसने यूज किया सबके लिए ही एक एक्टिविटी है फॉर द नेक्स्ट क्लास में, उसमें पूछूंगा कि आपने जो रिमोट डेस्कटॉप एक दफा जरूर यूज करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप भी, और गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो भी आप लोग यूज करके देखें, और वो आपको जो है वो बता दें। सर ये एनी डेस्क भी है एक, वो वेब बेस्ड ही है ये भी? अच्छा, वो बहुत सारे हैं इस तरह, तो बहुत सारे टूल्स हैं, वो सिर्फ यूजेज पे है ना कि अगर आपकी यूजेज है या नहीं है। अब जिस तरह की हमारी है, मतलब मैं मेरे यहाँ पे मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने ऑफिस के कंप्यूटर्स पे किया था कुछ, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती है समटाइम,
तो वो मैंने कर दिया है। तो अब ये उसमें तो गूगल का कौन सा कह रहे हैं सर आप, क्रोम रिमोट गूगल जी डेस्कटॉप कह रहे हैं? क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एक नाम होता है, और उसका वो एक प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है। आप क्रोम पे जाएंगे, वो आपका प्लगइन इंस्टॉल कर देगा, इसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो सिक्योरिटी इशू है वो ये है कि आपने लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप रिमोट डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो आप जब लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन स्क्रीन सिर्फ आपको विजिबल होगी जो रिमोट मशीन के ऊपर। जो एक्चुअल सर्वर है, ये जहाँ पे वो जो भी पीसी है, चाहे वो सर्वर टाइप है या वर्क स्टेशन टाइप है, जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं उसके ऊपर वो लॉक सिचुएशन में रहता है। जिसमें आपने लॉक किया होता है अपने कंप्यूटर को, वो लॉक ही रहता है। और आपका जो सर्वर जो सॉरी क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड पे वो डेस्कटॉप आ जाता है। जबकि गूगल पे जब आप यूज करेंगे तो वो वहां वो उसको बेसिकली रेप्लिकेट करता है। वो चूंकि लॉगिन लेवल पे नहीं है, वो जो एक्टिविटी आप करेंगे वो सारी एक्टिविटी वहां उस मशीन पे भी चल रही होगी। ठीक है, तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी को वैसे बेवकूफ बनाना चाहें किसी डिवाइस उसको, तो आप वो कह सकते हैं कि ये देखें ये कोई जिन बूट इसको यूज करना है इस कंप्यूटर को सर और इसमें आपको। भी दो चीजें सर, इसमें एक वो आ, उसको मिररिंग कर रहा होता है और दूसरे में सर उसको रिमोटली एक्सेस को इस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों चीजों को, लेकिन दोनों में ये वो चीजें हो रही है। बेसिकली जो गूगल वाला है ना, वो आपकी कर रही स्क्रीन को ना रिमोटली रिमोटली दे रहा है। आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जा रही है और उसमें वो लॉगिन लेवल पे कोई नहीं है। तो क्योंकि वो स्क्रीन लेवल पे आपको एक्सेस दे दी है, तब स्क्रीन पे आप जो भी टाइप भी करेंगे वो भी वहां बैठे हुए हर बंदे को विजिबल होगा, जो उस कंप्यूटर के आगे बैठा होगा जहां से आप एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर वो आपके ऑफिस में पड़ा है तो वहां पे होगा, अगर घर में पड़ा है तो घर में भी वो बता। तो दैट इज नॉट सिक्योर। तो अगर आप टाइप कर लेट से पासवर्ड कर रहे हो, पासवर्ड मास्क नहीं है या फिर कुछ और ऐसा वो कर रहे हो, तो वो आपका जो है ना सारा विजिबल हो जाएगा। तो ये इसलिए इसकी बड़ी कम यूजेज बनती है। आप उसको कमर्शियल या उसमें नहीं यूज कर सकते, ये जो गूगल वाला है। ये सिर्फ आपके अपने यूजेज के लिए, अगर आपको चाहिए इन केस तो यू कैन यूज दैट। और रिलायबल है, अच्छा है उस तरह तो मतलब ठीक है। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने एटलीस्ट इसको जरूर ट्राई करें, माइक्रोसॉफ्ट का तो जरूर करें। अगर माइक्रोसॉफ्ट आप में से ज्यादातर के पास तो चूंकि जो अपना सिर्फ वो करेंगे तो कोई स्टैटिक आईपी नहीं होगी, तो वो सिर्फ घर में अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके ऊपर टेस्ट कर लेंगे आईपी बेस पे। और जो गूगल क्रोम है उसका फायदा ये है कि वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसको टेस्ट करने का आसान तरीका ये है कि अपने मोबाइल को लैन से ऑफ करके आप 4G से कनेक्ट कर देंगे और आप देख लेंगे कि वो एक्सेसिबल हो रहा है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वाला जो वो एक्सेसिबल या उसके वर्चुअल डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस नहीं है। सो दिस इज वर्चुअल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। इसके अलावा आपकी वर्चुअलाइजेशन हो सकती है जी। आपकी सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन है, आपकी मेमोरी वर्चुअलाइजेशन है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, आपकी डेटा वर्चुअलाइजेशन हो सकती है, नेटवर्क हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन सबसे कॉमनली यूज होती है दैट इज दी ओएस वर्चुअलाइजेशन, जो जिसका हमने कुछ बात की आगे मजीद हम लेंगे। सो और सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में फिर मल्टीपल टाइप्स हैं जी। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन है, इन व्हिच वी होस्ट मल्टीपल वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट विद इन अ सिंगल ओएस। ठीक है, अभी ये जो प्योर ये वाली टर्म है ना, इसका यूजेज ज्यादा हो गया है कि हम ओएसिस को वर्चुअलाइज करके यूज कर रहे हैं। और ये जो ट्रेडिशनल वीएम्स हैं इनका यूजेज थोड़ा कम हो गया है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर इस पे मजीद देखेंगे जब हमारा कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। आप क्यों ना हम कंटेनर्स पे चले गए। कंटेनर्स में क्या होता है, ये केवीएम एनवायरनमेंट में होता है और हम जो है रादर देन होस्टिंग मल्टीपल वीएम्स, हम एक ही ओएस के अंदर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना देते हैं। और वो चीज ये होता है कि एक ही ओएस जो है मल्टीपल ओएस रन कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कंटेनर्स। ठीक है, और इसमें जो है क्यूबरनेटिस काफी ज्यादा फेमस है, डॉकर्स बहुत ज्यादा फेमस है, और अब इसका जो है ना यूजेज ज्यादा बढ़ रहा है डे बाय। दूसरा है जी एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो उससे इनकैप्सुलेट करके आइसोलेट कर देती है। तो रन तो वो ऑन टॉप ऑफ दैट ओएस ही करती है, लेकिन उसमें जो है वो उसको उससे थोड़ा अलग कर देती है। इसमें कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी आए थे, जैसे कैमियो आया था, और भी इस तरह के कई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्या करते हैं। जिस तरह आपने आपको पता है अभी विंडोज 8 में आपने अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है तो बहुत सारी
एप्लीकेशन को आप इसी तरह उठा के दूसरी विंडोज पे ही चलाएंगे वो नहीं चलेगा, because it requires to have a registry info, a registry entry into that particular system. तो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप उसको सिंपली उठा के दूसरी जगह चला सकते हैं अगर आपके पास वो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट इंस्टॉल है। तो लॉन्ग अगो काफी 10-12 साल पहले जब शुरू में आए थे तो इसका मैंने यूज भी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, बट राइट नाउ आई डू नॉट यूज। बट लेकिन जब आप क्लाउड पे करेंगे तो क्लाउड पे दिस इज अ गुड थिंग, अगर आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं और आप अलग-अलग वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में या आपने पोर्टेबल एप्लीकेशंस बनानी है जो कि एक कंप्यूटर से उठा के आपने किसी भी वक्त दूसरे पे चलानी है, सो दिस इज अ गुड आइडिया। एक इस तरह की बड़ी कॉमनली आप एप्लीकेशन यूज भी करते हैं जावा की। जावा एग्जैक्टली डज दिस, वो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन करता है। आप जावा की एक एप्लीकेशन है वो दैट इज टोटली पोर्टेबल, आप उसको उठा के ना सिर्फ उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बल्कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो x86 बेस्ड होगा उस पर उठा के आप रन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके अलावा इवन x86 की बजाय आप दूसरे सिस्टम्स पे भी चला सकते हैं, या आप उसको नॉन x86 आप आर्म बेस पे चलाना चाहे आप उस पर चला सकते हैं। ठीक है, तो जावा इज टू मच फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद वर्क स्पेस वर्चुअलाइजेशन है कि अब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को मिला के जो वर्क स्पेस बनाती है उस वर्क स्पेस को अवेलेबल करवा देते हैं टू द यूजर्स और यूजर जो उसको यूज कर लेता है। देन सर्विस यूटिलाइजेशन में यह है कि आपका जो एक सिस्टम है उस सिस्टम की कुछ सर्विस को आप वर्चुअलाइज तरीके से आप यूज करते हैं, जैसे एपीआईज को आप यूज कर रहे हैं, आपने टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग के लिए आप उसकी सर्विसेज को लेके थ्रू एपीआईज आप उसको एक्सेस करते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप की आपके सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। देन कम्स मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में एक वर्चुअलाइजेशन बड़ी कॉमन थी, आप सिस्टम पे यूज कर रहे थे, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है कि आपकी फिजिकल मेमोरी कम होती है और आप प्रोग्राम बड़े साइज का लिख लेते हैं। यू गिव एन इल्यूजन कि एक बड़े साइज की फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है, असल में 4 GB 8 GB होती है और आप 15-15 GB का एक प्रोग्राम लेते हैं और इंस्टॉल और जो रन कर लेते हैं वो आप 60-60 GB के भी रन करते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज यू गिव एन इल्यूजन कि फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल एट ऑफ अ लार्ज साइज, जबकि एक्चुअल में वो नहीं होती, वो वर्चुअल मेमोरी। दूसरा मेमोरी वर्चुअलाइजेशन है, वो इसका अपोजिट। मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में क्या है कि आपके मल्टीपल फिजिकल मेमोरीज हैं और उनको मिला के आप एक सिंगल मेमोरी पूल बना देते हैं और आप कहते हैं कि दिस वन मेमोरी इज अवेलेबल। वो अलग-अलग मेमोरीज नहीं होती बल्कि एक मेमोरी के तौर पे शेयर होती है, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी वर्चुअलाइजेशन, जिसको मेमोरी एग्रीगेशन। तो बेनिफिट्स जो वर्चुअल मेमोरी है उसके क्या है जी? एक तो बेनिफिट ये है कि जी वीएम्स जो है सॉरी वर्चुअल मशीन जो है सॉरी वर्चुअल मेमोरीज जो है दे रिमूव योर फिजिकल मेमोरी लिमिट। इस वक्त जो आपका इंटेल आर्किटेक्चर है उसमें यू कैन बाय हैविंग 4 GB और 8 GB या 2 GB या 16 GB मेमोरी यू कैन राइट अ प्रोग्राम ऑफ साइज 64 टेराबाइट। आप 64 टेराबाइट तक का प्रोग्राम लिख सकते हैं। दिस इज सच अ लार्ज साइज मेमोरी अवेलेबल और सेगमेंट साइज एक खाली सेगमेंट साइज ही 4 GB का होता है एंड यू कैन हैव 16 किलो सेगमेंट्स, तो टोटल 64 टेराबाइट की आपके पास मेमोरी अवेलेबल है ऑन इंटेल। देन कम स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, मल्टीपल टाइप की अगेन स्टोरेज रिलेटेड वर्चुअलाइजेशन हो सकती है। एक आप जो है जो लॉजिकल स्टोरेज है उसको आप जब फिजिकल स्टोरेज से बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज सिंपल टर्म्स स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इसमें एक टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आप मल्टीपल फाइल जो डिफरेंट सिस्टम्स पे डिस्क होती हैं, मल्टीपल फिजिकल डिस्क होती हैं, उनको मिला के एक यूनिफाइड फाइल सिस्टम बना दिया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहा जाता है। सारे के सारे एक माउंट पॉइंट के ऊपर माउंट हुई होती है, सो दैट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। दूसरा वर्चुअल फाइल सिस्टम, ठीक है, ये आप जिन लोगों ने ओएस पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में या अभी पढ़े होंगे तो वो इसमें डिटेल में ये चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं, फाइल सिस्टम में आती हैं। सो वर्चुअल फाइल सिस्टम में क्या होता है? इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। आपको उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स लगे हुए, मल्टीपल फाइल सिस्टम है, तो हर फाइल सिस्टम के जो प्रिमिटिव्स हैं वो डिफरेंट होते हैं।
आपका अगर NTFS है उसका प्रिमिटिव डिफरेंट होता है, ext3 का डिफरेंट है, ext4 में कुछ एडिशनल है, ZFS है उसमें डिफरेंट है, NFS है उसमें डिफरेंट है। तो हर फाइल सिस्टम का अपने प्रिमिटिव्स होते हैं उसको मैनिपुलेट करने के। तो आप फाइल सिस्टम को कमांड देते हैं, फाइल सिस्टम के थ्रू ही आप सारी फाइल को मैनेज करते हैं। तो वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या करता है, वो कॉमन प्रिमिटिव्स बना लेता है और एब्स्ट्रैक्शन एक लेयर कर देता है और जितने भी नीचे के प्रिमिटिव्स हैं इनको खुद से हैंडल करता है। तो लाइक का ट्रांसलेटर काम करता है। तो आप एक यूनिफाइड प्रिमिटिव देते हैं, नीचे अगर ZFS होगा तो वो नीचे ZFS के उसमें आगे उसको कन्वर्ट करके हैंडल कर लेता है, अगर ext3 या 4 होगा तो उसमें कन्वर्ट कर देता है, NTFS होगा तो उसमें कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फाइल सिस्टम। सो दिस इज आल्सो वर्चुअलाइजेशन टाइप ऑफ स्टोरेज ऑफ द फाइल सिस्टम। देन यू हैव जो कमर्शियली हमारे फिर है उनमें अब वो टर्म पूरी यूज होती है, आपकी स्टोरेज हाइपरवाइजर्स हैं, ठीक है। आपके जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स होते हैं, स्टोरेजेस लगी होती हैं, उनके अंदर यू डू हैव स्टोरेज हाइपरवाइजर्स। सो स्टोरेज हाइपरवाइजर्स क्या करते हैं, वो ये सारी फैसिलिटीज दे रही होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दे देंगे, वर्चुअल फाइल सिस्टम दे देंगे। सो एक पूरा हाइपरवाइजर होता है व्हिच मैनेजेस योर स्टोरेज रिलेटेड वर्चुअलाइजेशन, और मल्टीपल जो फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं या इवन बड़े यूनिट्स हैं उनको एक कंबाइन कर देते हैं एक बड़ी लॉजिकल स्टोरेज, ठीक है। तो आप जैसे आपका गूगल पे या Amazon पे अगर आप स्टोरेज को एक्सेस करते हैं, सो देयर इज टन्स ऑफ पीटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल। सो इट डज नॉट शो यू कि अच्छा जी फलाना ड्राइव है और फलाना ड्राइव है और अनदर ड्राइव है। फॉर यू द होल Amazon इज वन स्टोरेज, ठीक है। So this is through storage hypervision. So this is a storage virtualization illusion, which tells you कि अच्छा भाई ये सारे के सारी एक storage है, ठीक है, जबकि वो physically it's going to consist of thousands of physical storage devices, ठीक है, और hundreds of thousands. Then virtual disk drive एक और concept होता है, different है, ये आपके common pieces पे आप लोग काफी यूज करते हैं, क्योंकि आप एक फिजिकल डिस्क एग्जिस्ट नहीं करती बट इमुलेट के लिए एक फिजिकल डिस्क आपके पास मौजूद है। कॉमनली यूज होता है ऑप्टिकल ड्राइव के साथ। जो लोग गेमिंग के शौकीन हैं तो पहले तो बड़ा कॉमन होता था सीडी बेस, जब वो करते थे तो वो वर्चुअल सीडी का कॉन्सेप्ट होता था, वर्चुअल सीडीज क्रिएट करते थे। तो दैट इज एक्चुअली अ वर्चुअल डिस्क ड्राइव, वर्चुअल डिस्क। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के लिए यू आर गोइंग टू हैव स्टोरेज सर्वर्स। तो आपके मल्टीपल टाइप की स्टोरेज सर्वर्स हो सकते हैं। तो फिजिकल स्टोरेजेस डिफरेंट है, फिजिकल स्टोरेजेस से जो डेटा रिट्रीव हो रहा है वो डिफरेंट है। फिर इन फिजिकल स्टोरेज के ऊपर जो अब आप वो कर रहे हैं, जो डेटा जो फाइल सिस्टम आपने रखा हुआ है वो फाइल सिस्टम्स डिफरेंट। So you are going to have a mixture. So storage hypervisors are typically going to be here, which are going to provide virtualization and going to give you multiple type of services. ठीक है, तो ये सर्वर्स भी आपके ये कंप्यूटिंग सर्वर्स लगे होंगे या आपके इस तरीके से दूसरे सर्वर्स लगे होते हैं, और एक्सटर्नली आपके क्लाइंट इनसे कनेक्ट हुए। तो क्लाइंट जो है वो सर्वर को कहता है कि मुझे डेटा फैच करके लाओ, वो डेटा उसके नीचे सर्वर के ऊपर उसकी स्टोरेज पे पड़ा है, तो वो स्टोरेज पे जिस भी स्टोरेज में होगा वो वहां से फैच। So this is how storage virtualization. So storage में काफी ज्यादा storage virtualization जो है ना वो आपकी क्लाउड के ऊपर हुई होती है। बेनिफिट्स क्या हैं जी, आपकी storage utilization obviously storage जो है वो आपको easily unified protocols के थ्रू एक्सेस हो जाती है। स्टोरेज में आप कंपोनेंट्स को रीड और डिलीट इजीली कर सकते हैं, और डेटा माइग्रेशन आपकी बहुत इजी होती है, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होती, इजीली आप कहीं से मूव कर देते हैं ऑटोमेटिकली और मैनुअली। Then there is data virtualization. तो data itself, एक तो storage में अपना data रखा है, तो data itself can be virtualized as well. So उसको you can have virtualized in structure or storage. उसमें जो सबसे common जो चीज यूज होती है that is database virtualization. So database virtualization क्या है? It decouples your database layer जो कि आपकी storage और application layer के बीच में आती है, और so this is what we do. और आपका अभी जितने भी RDBMS यही करते हैं, आपके जो फर्स्ट कॉल है दैट गोज टू द RDBMS, और RDBMS जो है वो नीचे के फिजिकल डेटा जिस तरह भी है उससे इंडिपेंडेंट होकर क्लाइंट को जो डेटा फेच करते हैं। देन देयर इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में आप एक वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क एड्रेस स्पेस क्रिएट कर देते हैं इन वन नेटवर्क और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स और देयर सबनेट्स।
और एक जो बड़ा कॉमन मैकेनिज्म यूज होता है वो है VPNs का, आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज होते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स का कॉन्सेप्ट है क्लाउड के ऊपर कॉमन। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स ये होते हैं कि VPN एक्सेस टू VPN, ठीक है। तो आपको VPN के थ्रू उस सर्वर तक एक्सेस मिल जाती है एंड फॉर यू टू यूज के वो एक लोकल एरिया नेटवर्क में आपके एक सर्वर मौजूद है, तो यू एक्सेस दैट सर्वर। सो VPN बड़ा कॉमनली यूज होता है आपके क्लाउड के ऊपर। सो दिस इज comes under the name of network virtualization. Bandwidths क्या है जी वर्चुअल नेटवर्क्स के? आप एक ही कोई नेटवर्क यूज होता है, बट आप उसको जो है लॉजिकली सेपरेट जो नेटवर्क है उनके अंदर आप डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह वर्चुअल सैन्स होती हैं, वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो उसमें जो आपका हर स्टोरेज एरिया जो है वो यूजर को फील होता है कि जी मेरा अलग-अलग मेरा आइसोलेटेड स्टोरेज एरिया, फिजिकली वो एक होता है, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं उनके फीलिंग की होती है कि मेरे पास अलग से स्टोरेज एरिया है। Now let's talk about x86 virtualization, जो हमने वहां पे बात शुरू की थी। जी क्विज ले लें या आगे चलें? ले लें क्विज ले लें, तैयारी ज्यादा की हुई है। आगे चलें। आगे चलें आगे x86 virtualization से मुराद जो है वो ये दोनों है, x86 या बेसिक 32 बिट है या 64 बिट है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे फैमिली ऑफ कंप्यूटर की बात। इसमें सबसे पहली चीज और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जब हमें वर्चुअलाइजेशन को समझना है तो वो है प्रिविलेज लेवल्स। तो दिस कम्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में और हार्डवेयर जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपने ये जरूर पढ़ा होगा। बेसिकली प्रिविलेज मोड्स होते हैं। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है यूजर मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। शायद हमने पहले बात तो नहीं की। यूजर मोड और कर्नल मोड, ठीक है, ये दो मोड्स होते हैं सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझिए। और अगेन दिस इज बेस्ड ऑन ओएस एंड आर्किटेक्चर, दोनों की बेस। यूजर मोड और कर्नल मोड होते हैं और इंस्ट्रक्शन सेट होता है आपके कंप्यूटर में। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो आपको पता है कि फिक्स होता है। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो हर कंप्यूटर का फिक्स है। अगर उस इंस्ट्रक्शन सेट के अलावा कोई चीज बताएंगे तो कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है इट्स रियली डम। कंप्यूटर जो है वो बहुत डम होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको सिर्फ और सिर्फ जो पता है कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसके पास इंस्ट्रक्शन सेट पड़ा है, वो उस इंस्ट्रक्शन सेट को मैच करता है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, आपने अगर इंस्ट्रक्शन क्रिएट की ऐड ए कॉमा बी, ये असेंबली इंस्ट्रक्शन आपने इंटेल 8086 में 8086 की इंस्ट्रक्शन है या x86 की है। तो जब आपने ये दी है तो इस इंस्ट्रक्शन में अगर कोई चेंज होगी, लेट्स से अगर यूं लिख दी आपने x86 से, वो कहेगा ये तो इंस्ट्रक्शन ही था। ठीक है, वो क्यों? इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट चेक होता है, इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड, ये क्या होता है ऑपरेशन कोड, ये चेक होता है ये ठीक है या नहीं है। अब मैंने तो इसमें लिखा है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल न्यूमेरिक्स में, कंप्यूटर में एक्चुअल किस में लिखा होता है, सारा बाइनरी में होता है। ठीक है, कंप्यूटर में समथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग वुड बी अपीयरिंग। ठीक है, इस तरह से बिट्स आ रही होंगी, ये सब बिट्स होंगी, एबीसी की कुछ नहीं होगा, एड्रेसेस होंगे, बिट्स होंगी। तो इसमें से कुछ बिट्स ऑप कोड की होंगी, कुछ ऑपरेंड्स की होंगी, कुछ फ्लैग्स की होंगी, कुछ और चीजें होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो इसको वो चेक करता है कि क्या ये वैलिड है या नहीं। ठीक है, अगर ये वैलिड है तो ठीक है, वैलिड है तो आगे फॉर्मेट भी फिर वैलिड होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐड लिखा है तो ऐड के आगे दो ये होने चाहिए, दो नहीं है तो एक इनहेरेंट भी हो सकता है, दो भी इनहेरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जंप है तो जंप के लिए कोई ना कोई होगा, मूव है तो मूव के लिए कोई ना कोई जरूर होगा आगे ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीजें चेक होती है। सो अगर इनमें से कोई भी गलत हो तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम गलत होता है, उसको टर्मिनेट कर देता है। कौन करता है टर्मिनेट? हार्डवेयर। हार्डवेयर कहता है भाई इसको टर्मिनेट करें, और खुद हार्डवेयर क्योंकि ऐसी कोई हरकत कर नहीं सकता, वो भेजता है इसकी रिक्वेस्ट ओएस को,
और ओएस ये फरीजा सरंजाम, ठीक है। सो ओएस टर्मिनेट्स दिस थिंग बट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर इंटरप्ट कर देता है फॉर ओएस, एप्लीकेशन वही स्टॉप होती है और ओएस कहता है। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, इन्हीं की तरह का एक और प्रॉब्लम जो यहाँ चेक करते हुए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, जो चेक किया जाता है, वो ये होता है कि इंस्ट्रक्शन एक तो कंपैटिबल है, इंटेल में 500 से कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शंस है, तो ये उन्हीं में से कोई एक होनी चाहिए। अगर उनमें से नहीं है तो देन दिस इज अ प्रॉब्लम। एक तो ये चेक हुआ, इसका फॉर्मेट ठीक है चेक हुआ, उसके राइट। फिर एक इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन रिलेटेड है वो ये है कि इंस्ट्रक्शन दो तरह की होती है, एक होती है यूजर मोड इंस्ट्रक्शन और दूसरी होती है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ओएस के कर्नल साहब के लिए रिजर्व है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है ओएस का वो है कर्नल, और कर्नल के लिए रिजर्व है जो इंस्ट्रक्शंस, बल्कि कर्नल के प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन सिर्फ कर्नल के लिए रिजर्व है, ठीक है। बाकी जो है वो यूजर है, रेस्ट ऑफ ओएस है, और उसके बाद फिर क्या है यूजर। तो तीन तरह के होते हैं, एक होती है यूजर होता है, इसका मतलब है तीन तरह के साथ, एक रेस्ट ओएस होगा, बाकी ओएस, और एक खास ओएस होता है जिसको क्या बोलते हैं कर्नल, जिसमें क्रिटिकल काम सारे होते हैं, दिस इज कर्नल। जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, कर्नल कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रिविलेज प्लस यूजर मोड, यूजर इंस्ट्रक्शंस। और जो ये दोनों हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूजर मोड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो 500 में से 30-40 इंस्ट्रक्शन, 50 इंस्ट्रक्शन आपकी कौन सी है, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कौन सी है, जो क्रिटिकल होती है, जैसे जो लो लेवल इंस्ट्रक्शन है, कहीं सिस्टम की किसी चीज को मॉडिफाई करना, कुछ भी ऐसा काम करना, दे आर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डे बाय डे ये काफी स्ट्रांग होता है। पहले चूंकि वीक होता था तो आपके ऐसे वायरसेस भी होते थे जो सिस्टम को डैमेज करते थे, अब क्यों डैमेज नहीं होते, चूंकि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन तक एक्सेस, ठीक है जी। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस और यूजर इंस्ट्रक्शंस कर्नल दोनों चला सकता है। यूजर और ओएस का जो नॉन कर्नल पार्ट है वो सिर्फ क्या चलाता है, यूजर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यूजर इंस्ट्रक्शन है वो चलती है यूजर मोड में, और जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है वो किसमें चलती है, कर्नल मोड में, या प्रिविलेज मोड में, या सुपरवाइजरी मोड में। इसके तीन नाम कॉमनली, जो तीन कॉमन नाम है, कर्नल मोड, सुपरवाइजर मोड, या प्रिविलेज मोड। तो प्रिविलेज मोड में प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन सिर्फ कर्नल मोड में चलती है, ठीक। अब मोड क्या होता है, आपको जो सिस्टम है उसमें हार्डवेयर लेवल पे फैसिलिटी दी गई है। रिंग x86 में रिंग 0 रजिस्टर है, ठीक है। और अभी इसके अंदर जो पहले 2 रिंग्स होती थी, अभी 4 रिंग्स होती है, बल्कि अब तो 5वीं वर्चुअल रिंग भी है, ठीक है। पहले 2 रिंग्स होती थी, एक रिंग 0 और एक रिंग 1, 0 इधर और यहाँ 1। तो जो कर्नल मोड, ये क्या होता था कर्नल मोड, और ये क्या होता था यूजर मोड। तो बेसिकली रजिस्टर की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिट है। अगर इस बिट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कौन से मोड में, सिस्टम पूरा मोड में होता था, सिस्टम पे कैफियत आ रही है, तो ये प्रिविलेज मोड था। और अगर 1 है तो ये क्या है, इसके अंदर अगर 1 है तो ये यूजर मोड। तो एक ही बिट थी, या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 बिट नहीं है, ठीक है, या 0 या 1। तो अगर सिस्टम 1 में है तो ये सिर्फ यूजर इंस्ट्रक्शन चला सकता है, अगर ये 0 में है तो दोनों इंस्ट्रक्शन चला सकता है, यूजर भी और कर्नल भी, ठीक है। कर्नल इंस्ट्रक्शन सिर्फ इसमें चलेंगी, किसमें, यूजर मोड, सॉरी कर्नल मोड में, जो कि इंडिकेट होता था 0 से। तो ज्यादातर टाइम सिस्टम यूजर मोड में, वो यूजर इंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन जब भी क्रिटिकल होनी है वो किसमें होनी है, 0 में। अगर ऐसा हो जाए कि सिस्टम 1 में है और आपकी एप्लीकेशन ने चला दी, मतलब यूजर मोड में, और प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन चलाने की कोशिश की, तो शदीद किस्म का प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा जुर्म होता है, प्रोटेक्शन एरर है, फौरन से उस एप्लीकेशन को टर्मिनेट, जहां से भी कॉज की गई है उस एप्लीकेशन को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा जुर्म होता है, और इसलिए इसको जो है ना सजा मिलती है, क्योंकि उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये कब चेक हो जाता है? शुरू में। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल जो है उसके शुरू में, जब वो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूशन के लिए आई है तो पहले ये चेकिंग हो रही है। तो चेकिंग में चेक करते हैं, अच्छा जी फॉर्मेट ठीक है, बाकी चीजें ठीक है। फिर ये भी चेक किया जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन आई है प्रिविलेज है या नॉन। अगर तो यूजर मोड है फिर तो ठीक है, फिर तो मोड चेक ही नहीं करता। अगर तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आई है, ये इंस्ट्रक्शन है प्रिविलेज, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा सिस्टम मोड क्या है, वो प्रिविलेज में है या नहीं। अगर तो प्रिविलेज में यस ओके गो है, एग्जीक्यूट करें। अगर प्रिविलेज नहीं है यहीं पे स्टॉप करें, स्टॉप दिस इंस्ट्रक्शन। ये तो इतना बड़ा जो है, ठीक है। तो सिस्टम ये करता है। ये सारी चीजें बहरहाल आप ओएस और आर्किटेक्चर में पढ़ते में थोड़ी सा डिटेल में चला जाऊं तो ये यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया जाता है बिकॉज ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज रियली क्रिटिकल विद द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्चुअलाइजेशन कैसे हो गया, ठीक है। इसको आई होप कि आपको समझ आ गई। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ये वर्चुअलाइजेशन का खास तौर से जब आया कॉन्सेप्ट, तो फिर क्या हुआ? पहले तो यह था कि एक सुपरवाइजर था और एक फिर एप्लीकेशन थी, ठीक है। फिर क्या हो गया? स्ट्रक्चर बढ़ गया। अब आपने सुपरवाइजर भी लिया, आप हाइपरवाइजर भी लिया है, ठीक है। एक हाइपरवाइजर ले आया है। फिर आप उसके बाद हाइपरवाइजर किसको मैनेज करते हैं? सुपरवाइजर्स को। और सुपरवाइजर किसको करते हैं? आम आवाम को, जो कि क्या है एप्लीकेशन के लेवल बढ़ गए। तो अब हाइपरवाइजर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोड में होना चाहिए। इसके लिए फिर क्या किया गया? इन रिंग्स को बढ़ाया गया। तो जो वर्चुअलाइजेशन की जब सपोर्ट आई सिस्टम्स के अंदर, तो फिर वर्चुअलाइजेशन के लिए ये रिंग्स कितनी होगी? 4, ठीक है। बल्कि उससे पहले ही आई थिंक ये कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि आपका जो यूजर एप्लीकेशन है उन्हें कर दिया 4 लेवल कर दिए, तो मीन्स अब 2 बिट्स हो गए, 00, 01, 10 एंड 11। तो ये जो है दिस इज कर्नल मोड। उसके बाद ये दो जो जनरली ओएस यूज करता है, और जो लास्ट 11 है जो 3 है, ये यूजर एप्लीकेशन कौन से में? 3 में। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज किस में? 1 और 2 में। और ओएस का जो कर्नल है वो किस में? 0 में। तो जो प्रिविलेज मोड की जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस में चलती है? वो इसमें चलती है, ठीक है जनाब। तो अब इस वजह से क्या हुआ? अब इस वजह से ये हुआ कि हमने कहा जनाब ठीक हो गया काम। अब जब आप वर्चुअलाइज करेंगे तो इधर कौन चलेगा? हाइपरवाइजर। इधर कौन चलेगा? कर्नल। इधर कौन चलेगा? ओएस का कर्नल। ओएस कर्नल। इधर कौन चलेगा? हाइपरवाइजर। या हाइपरवाइजर का कर्नल वो होता है कर्नल और थोड़ी सी चीजें होती हैं। और यहाँ पे क्या चलेगा? ओएस कर्नल, जो भी विंडोज है या कुछ है। और फिर यहाँ पे उसका रेस्ट ऑफ ओएस, और यहाँ पे क्या चलेगी? एप्लीकेशन। क्लियर हो गया जी? ये कॉन्सेप्ट है। अब उसमें ये आगे ये कॉन्सेप्ट आएंगे हम देखते हैं। 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है फुल वर्चुअलाइजेशन, दूसरी जनरेशन है पैरा वर्चुअलाइजेशन, और जो थर्ड जनरेशन है दैट इज हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, जो इस वक्त काफी कॉमनली यूज होती है, वेरी गुड मैनेज, ठीक है। तीनों में जो फर्क है वो यहाँ पे इन फिगर्स में भी नजर आ रहा है। इसमें बाइनरी ट्रांसलेशन होती है, डायनेमिक ट्रांसलेशन होती है। इसके अंदर वीएम के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, और इसमें हार्डवेयर के थ्रू स्ट्रॉन्ग वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट होती है। ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो फर्स्ट जनरेशन वर्चुअलाइजेशन थी या फुल वर्चुअलाइजेशन थी, उसमें क्या होता है? आपका एक होस्ट ओएस है, ठीक है जी। होस्ट ओएस के ऊपर आप इमुलेटेड एनवायरनमेंट चलाते हैं, और उस इमुलेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर फिर आप गेस्ट ओएस और उसके सर्विसेज को चलाते हैं, ठीक है। जनरली एप्लीकेशन होगी, कोई यूर ओएस भी हो सकता है, वो चलेगा। अब होता क्या है? होस्ट ओएस जो है ये कौन सा है? ये है x86, ठीक है। इमुलेटेड हार्डवेयर आपने बना दिया, और कोई और आप मिप्स की इंस्ट्रक्शंस, पहले आपको पता है आर्किटेक्चर्स में ना वैरायटी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। अब स्टैंडर्ड, अब x86 ये जो है ना, ये इन्होंने रन कर दिया, ये बहुत ज्यादा कॉमनली ये यूज होते हैं। खास तौर से 90s में आर्म कंप्यूटर में तो ये यूज होता था, आर्म में यही का डोमेन, लेकिन सर्वर्स में बहुत ज्यादा और वैरायटी थी आपके पास और बहुत सारे स्पार्क आर्किटेक्चर बेशुमार थे, ठीक है। वो अब आस्ता आस्ता खत्म हो गया, x86 ही, ठीक है।
तो आपका जो ओएस किसी और आर्किटेक्चर के लिए लिखा गया है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट आपका, ठीक है। और होता क्या है कि यहाँ पे उस आर्किटेक्चर की एमुलेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्पार्क की एमुलेशन मिलेगी। अब स्पार्क देखो, स्पार्क की एमुलेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अब जो एप्लीकेशंस चलेंगी उन एप्लीकेशन की फुल बाइनरी ट्रांसलेशन, क्यों? इनकी बाइनरी में फर्क होता है, इनकी बाइनरी में फर्क होता है। इनकी बाइनरी में फर्क होता है। ठीक है, इनकी जो बाइनरीज हैं, अभी जो आपका जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, हार्डवेयर और उसके ऊपर चलने वाला ओएस। ठीक है, इसी तरह हार्डवेयर में 3 एग्जांपल और उसके ऊपर चलने वाला ओएस और हार्डवेयर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको ठीक है, ये हार्डवेयर है। ओएस विंडोज है, यहाँ पे लिनक्स है और यहाँ पे एंड्रॉइड है। ठीक है, ठीक है, ये किस हार्डवेयर में चलता है? ये चल रहा है x86 में, 64 बिट अलर्ट में 64 बिट। और ये किस पे चल रहा है? ये आर्म पे चल रहा है। ठीक है, ये अच्छी तरह समझ। तो दिस इज वन प्लेटफॉर्म, दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म। एप्लीकेशन जो इस प्लेटफॉर्म पे चलेगी ये डिफरेंट होगी इस एप्लीकेशन से और इस एप्लीकेशन से। ये तीनों एप्लीकेशन डिफरेंट है। ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट है। लेट से एक ही वेंडर नंबर, अगर तो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जिस तरह HTML है, तो HTML आप तीनों पे चला लें कि HTML चलेगी। लेकिन जो आपका इवेंचुअली जो कोड होता है नीचे, जो आपकी ट्रांसलेटेड है वो, या जो बाइनरी में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, जैसे कंपाइल कोड C++ का जिस तरह कोड है, तो वो आपकी हर एक की डिफरेंट होती है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसके नीचे आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। हालांकि इन दोनों के नीचे आर्किटेक्चर दोनों के नीचे सेम है, लेकिन दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। क्यों? रन टाइम डिफरेंट होता है, ओएस डिफरेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, दैट इज सिस्टम कॉल। ये क्या चीज होती है, जल्दी से बता दें। ओएस में सिस्टम कॉल क्या चीज होती है? ओएस पढ़ के हैं आप BS में भी, और अभी मैं हाल एडवांस में इसमें पढ़। सिस्टम कॉल सर इंटरप्ट ऑफ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए इसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ही कहते हैं, नॉट हार्डवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट जो वो इंटरप्ट ही कहते हैं, उसको इंटरप्ट कहते हैं। ये सॉफ्ट इंटरप्ट या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, नॉट नेसेसरली कि जी सिर्फ इंटरप्ट है। दिस इज एन इंटीमेशन मैकेनिज्म थ्रू व्हिच योर एप्लीकेशंस दे कम्युनिकेट विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम कॉल या कॉल्स या कुछ ना कुछ इस तरह का आपका मैकेनिज्म होता ही है। क्यों? आपने कोड लिखा, ये मैंने एक एप्लीकेशन लिखी C++ में, इसके साथ मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है जावा। ठीक है जनाब, अब मैंने लिखा लो लेवल कोड। लो लेवल कोड कौन परफॉर्म करता है? ओएस। मैंने लिखा, मैंने कहा जी कि फाइल से रीड कर लो। ठीक है, रीड फाइल करनी, अब या राइट फाइल करनी है। ठीक है, तो C++ में उसका तरीका, लेट से जी मैं फाइल
मैं लिखा, फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने लिख दिया f डॉट, सॉरी फाइल स्ट्रीम है, यहाँ पे फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, f इक्वल्स टू f डॉट राइट समथिंग, ठीक है, f डॉट राइट। और जो जावा है, जावा के अंदर है सिर्फ फाइल, और इसी तरह फाइल f डॉट राइट। मैं बहुत शॉर्ट करके लिख रहा हूँ कहेंगे इसको f डॉट फाइल राइट। तो ये तो लैंग्वेज लेवल है, ठीक है। ये जब नीचे ओएस के पास जाता है तो दिस इज बीइंग डन थ्रू सिस्टम कॉल। तो हर सिस्टम में उसकी अपनी सिस्टम कॉल होगी। ओएस अगर विंडोज का है तो उसमें अपनी होगी, उसमें लिखा होगा लेट्स से राइट की सिर्फ सिस्टम कॉल। विंडोज के अंदर लिखने का तरीका क्या है, विंडोज में उसको लिखते हैं, फाइल में जब लिखना है तो राइट, और लिनक्स में लिखना है तो फाइल राइट। समझ गए बात मेरी? विंडोज में वो राइट की है, राइट का पूरा प्रोसीजर होगा। तो जब आप C++ के अंदर लिखते हैं ना f डॉट राइट, तो ये आपके उसकी लाइब्रेरी के अंदर होती है, इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। वो इंप्लीमेंटेशन में जो लिखा होता है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो एक्चुअली ओएस की सिस्टम कॉल को कॉल करता है, वो ओएस के प्रोसीजर को करता है। ओएस जो है वो लो लेवल काम कर सकता है, इसको एक्सेस नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट फाइल सिस्टम मैनिपुलेटर, आपकी एप्लीकेशन फाइल सिस्टम को कुछ भी नहीं कर सकती, वो ओएस करेगी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट सिस्टम कॉल होती है। तो अगर आपने जावा C++ का कोड लिखा विंडोज पे रन करना, तो वट एवर कोड यू राइट इन C++, पर्ल, PHP, रूबी, जावा, जो मर्जी लिख लें, वो एक्चुअली इसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो क्या कॉल करेगा, वो राइट को कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, राइट। क्या कॉल होगा, विंडोज के अंदर दिया हुआ है राइट का मेथड। तो चाहे जावा, और जावा के भी नीचे इंप्लीमेंटेशन किसको कॉल करती है, राइट को। C++ भी किसको कॉल करती है, राइट, ठीक है। लेकिन यही C++ या यही जावा, जावा तो आपको पता है वैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो हमने सेम कोड इधर रन किया, तो लिनक्स में क्या कॉल होता है, अब JVM उसको किस में कन्वर्ट करेगी, राइट फाइल में, क्योंकि लिनक्स में उसका कमांड के वो क्या है, सिस्टम कॉल क्या है, राइट फाइल। समझे बात? इसलिए ये कोड डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे कोड का अंडरलाइन जो कॉल्स है वो डिफरेंट जाती है, दूसरे सिस्टम पे डिफरेंट जाती है। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है इन कॉल्स में, इसलिए आप इस एप्लीकेशन को स्ट्रेट अवे उठा के नहीं, जो कंपाइल्ड है वो तो चलती ही नहीं है। जो यस इंटरप्रेटर बेस्ड है जैसे जावा है, तो जावा की चूंकि वो इंटरप्रेट इवेंचुअली होती है, JVM आखिर में से इंटरप्रेट ही करती है बाइट कोड को, तो वो आपकी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है और यूं आपका काम होता है। नाउ कम्स टू एंड्रॉइड की, आपने जनाब एक डेक्स फाइल बना दी या फाइल आपने बना दिया। अब ये फाइल जब आप एग्जीक्यूशन के लिए लाते हैं एंड्रॉइड पे, तो इसी तरह एंड्रॉइड की भी अपनी सिस्टम कॉलिंग एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ये कहानी हो गई, सबको समझ आ गई कि इस तरीके से आपका काम होता है। अब जो चैलेंजिंग चीज होती है यहाँ पे, वो एक चैलेंज आता है जब आप डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चीज चला रहे हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म डिफरेंट की चीज चला रहे हैं, तो देन इट्स अ बिग चैलेंज, ठीक है। वो बिग चैलेंज कैसे कि यहाँ पे अब आप जब चलाते हैं इसी मशीन के ऊपर, ये जो ये वाली थी x86 उस पर विंडोज है, इसके ऊपर अब आप चला रहे हैं, आपने कर दिया एक VM इंस्टॉल जो कि किसकी है, लिनक्स। अब यहाँ लिनक्स का, और इस लिनक्स की एप्लीकेशन चल रही है। तो सॉरी विंडोज पे सिस्टम कॉल क्या है, राइट, जबकि लिनक्स में क्या है, राइट फाइल। तो इधर जो C++ का कोड होगा, ये वही C++ की एप्लीकेशन आपने रिकम्पाइल की है लिनक्स पे, ये क्या कॉल करेगी, ये कॉल करेगी राइट फाइल, और ये राइट फाइल को नीचे जब आएगी तो वर्चुअल मशीन मॉनिटर कन्वर्ट करके किस में करेगा, राइट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी कन्वर्जन है, तो दिस कन्वर्जन इज गोइंग टू ऑब्वियसली टेक सम टाइम।
लेकिन सिर्फ किसकी हो रही है, कुछ चीजों की। ठीक है, किसकी हो रही है, सिर्फ कुछ चीजों की हो रही है। इस केस में ये जो ये वाला केस है, अगर अब यही केस हम यहां पे ले आए, इसके साथ हमने एक और चीज इंस्टॉल कर दी। क्या कर दिया जी, हमने एंड्रॉइड का एक इम्यूलेटर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, आपने ब्लू स्टैक कर दिया, या डेवलपमेंट के लिए आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें भी इम्यूलेटर है। तो कोई सा इम्यूलेटर आपने इंस्टॉल कर दिया, अब उसको अब आप चला रहे हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ पे अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम। क्यों, ये सिर्फ इसको इम्यूलेट नहीं करता। ठीक है, ये किसको करता है, ये पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को करता है। क्यों, ये किसके लिए लिखा गया है, एंड्रॉइड किस पे चलता है, ये आर्म पे चलता है। इसकी इंस्ट्रक्शन ही टोटल डिफरेंट है। अभी पहले आपको बताया, ये रिस्क है, 15-16 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, सॉरी सिस्क है, इंटेल क्या है, सिस्क है, और जबकि ये क्या है, आर्म क्या है, रिस्क है। ये 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, छोटी 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 सी कम पावरफुल, और ये वेरी पावरफुल इंस्ट्रक्शन, 13 से 15 बाइट की इंस्ट्रक्शन। सो दिस बिकम्स अ बिग चैलेंज। अब इसको इसमें फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली बाइनरी ट्रांसलेशन होती है, पूरी की पूरी, पूरे का पूरा कोड, एक एक कोड की इंस्ट्रक्शन, आपने जितना भी लाइन ऑफ कोड लिखी है ना, हर लाइन ऑफ कोड किसमें लिखी हुई है, ये रिस्क की लाइन ऑफ कोड है। किसकी है, आपने एप्लीकेशन किसके लिए लिखी थी, रिस्क के लिए। ये हर लाइन ऑफ कोड कन्वर्ट होगी किसमें, सिस्क की इंस्ट्रक्शन। इसलिए कभी भी आपको ये एमुलेटर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे जो कि आपको इनमें मिलती है। ठीक है, अब आप ये देखें ना, आपने VMware इंस्टॉल किया होगा, उसमें लिनक्स इंस्टॉल की है, सो दैट एग्जीक्यूट प्रेटी फाइन। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हैं, उसका एमुलेटर, या आप उसका कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ब्लू स्टैक कर रहे हैं, so that gives you very very pathetic performance, very poor performance. So the major reason is what, this difference, आपकी इसके अंदर पूरी बाइनरी ट्रांसलेशन होती है, हर इंस्ट्रक्शन की रन टाइम में हर इंस्ट्रक्शन जो कन्वर्ट हो रही है इनटू अनदर प्लेटफॉर्म्स इंस्ट्रक्शन, जबकि इस केस में ये नहीं होता। आपको उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें बेस्ट एग्जांपल यही है कि जैसे जावा की इंस्ट्रक्शन थी, तो यहाँ पे और तरह थी, यहाँ पे अगर जावा ही है तो यहाँ पे तो जावा में कोई इतना फर्क ही नहीं, सिर्फ लो लेवल की इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो जब आपने एंड्रॉइड पे लिखी हुई है जावा, तो वो जावा यहाँ पे, और जब कन्वर्ट होगी तो वो एंड्रॉइड के लिए और तरह हुई है। अब उसको टोटली कन्वर्ट होना है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, सिस्क के लिए। सो दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस ओवरहेड्स, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस जो है हमेशा आपको स्लो मिलती है। तो फुल वर्चुअलाइजेशन में बेसिकली यही काम हो रहा है, आपका टोटली डिफरेंट हार्डवेयर एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा, ये चीज डिफरेंट है। तो जब चूंकि ये डिफरेंट है, तो आपका जो इम्यूलेटर है वो इस किसी और हार्डवेयर को इम्यूलेट कर रहा है, तो वो इस हार्डवेयर के लिए लिखी गई इंस्ट्रक्शन को चलाता है। दे हैव टू बी फुली कन्वर्टेड इनटू द एनवायरनमेंट जो कि इसके नीचे है। ठीक है, तो उसकी जो मॉडर्न एग्जांपल है वो यही है, क्योंकि आप वो पुराने वाले x86 के कॉम्पिटिटर्स कम हो गए, तो मॉडर्न एग्जांपल जो है ना इसकी ये अच्छी है कि आपका जो एंड्रॉइड का ARM और x86 की जो आप, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी करते हैं, या लिनक्स को जब चलाते हैं VMware में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, जबकि एंड्रॉइड को चलाते हैं तो इट्स नॉट वेरी गुड। इवन आपकी बहुत, आप मेमोरी बहुत बड़ी भी लगा लें, लेकिन चूंकि उसने प्रोसेसिंग टाइम पे, रन टाइम के उसने कन्वर्ट होना है, सो दिस इज गोइंग टू बी स्लो। सो फुल वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं जी, इमुलेशन लेयर है, VM आइसोलेट हो जाती है, मेजर क्या है जी, टोटल VM पोर्ट है। ठीक है, ये खास तौर से पुराने कंपैरिजन में फुल वर्चुअलाइजेशन और पारा वर्चुअलाइजेशन के मेजर डिफरेंस ये था कि इसमें फुल VM पोर्टेबिलिटी थी, आपने VM को कुछ नहीं करना, आप उठा के उसे दूसरी तरफ ले जाओ। डिसएडवांटेज मेजर, हार्डवेयर एमुलेशन कम्स डेफिनेटली विद अ वेरी हाई परफॉर्मेंस प्राइस, परफॉर्मेंस काफी कम हो जाती है। और दूसरा जो x86 आर्किटेक्चर है, उसमें आपका जो OS है वो रन किसमें करता है, रिंग 0 के अंदर। तो वो जब रिंग 0 में रन करता है और यहाँ से आप इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लो लेवल इंस्ट्रक्शन है दे माइट गेट ट्रैप। ठीक है, तो फिर उसके लिए फिर इशू होता है। तो ये वाला जो है इसकी इंस्ट्रक्शन
जो ये वाली ओएस की है, ये फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा तरीका जो है वो फिर पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन वही जो हमारे ना अर्ली डेज में यूज होता था, आज से 10-15 साल पहले यूज होता रहेगा। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन ये है कि आपका जो जो आपने ये विंडोज या लिनक्स और इनके साथ जो आप करते थे कि सेम टाइप के हार्डवेयर के ऊपर हम डिफरेंट ओएसएस को चलाना शुरू करें। तो इसमें ये है कि आपका जो हार्डवेयर एनवायरनमेंट है वो आपका फुली उस तरह से रिलेट नहीं होता, तो सही होता है। और आप करते क्या है, आप ओएस के कर्नल को मॉडिफाई करते हैं। अब ओएस का कर्नल क्यों मॉडिफाई करते हैं, इसकी वजह जो वो वही है जो आपका यहाँ पे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रिविलेज का प्रॉब्लम आता है। आपने इंस्ट्रक्शन लिखी थी तो ये किस में चल रही है, जो लो लेवल इंस्ट्रक्शन है हाइपरवाइजर ने रिंग 0 पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ये जो गेस्ट ओएस है ये अब किस पे चलेगा, ये चलेगा रिंग 1 पे, और इसकी जो एप्लीकेशन है किस पे चलेंगी, ये 3 पे। ठीक है, ये 1 और 2 पे अब ये चलेगा, और 3 पे कौन चलेंगी, एप्लीकेशन। अब जब इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी क्रिटिकल वो आएगा, लेट्स से लो लेवल कोड आ गया जो कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को इन्वोक करना चाह रहा है, तो ये जब इसको कॉल करेगा अपने ओएस को, तो इसका ओएस जो ही उस सिस्टम कॉल के थ्रू एक प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों, बिकॉज इट्स रनिंग इन रिंग 1, और रिंग 1 में आप प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये ओएस खुद ही ट्रैक हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं करता। इसकी वजह से फिर जो तरीका इख्तियार किया गया वो ये था कि आपका पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर आपका ओएस को या तो मॉडिफाई कर दें या ओएस को नीचे, उस ओएस के नीचे अंडरलाइन कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल। ठीक है, जो पैरा वर्चुअलाइजेशन ड्राइवर्स कहलाते हैं। तो जो मॉडिफाइड ओएस है उसके लिए तो फिर ये है कि आपके डिफरेंट, और यही होता था आज से 15 साल पहले, अगर आप इसके लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं या एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती थी। जो रेगुलर ओएस था और जो आपकी वर्चुअलाइजेशन के लिए होते थे, देवर टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, और इस वजह से आपकी जो यहाँ पे एक्सेसेस थी वो भी डिफरेंट तरीके से। तो दूसरा फिर इसका तरीका अब, लेकिन वो मॉडिफाइड ओएस चाहिए आपको। मॉडिफाइड ओएस में होता क्या था, आपकी एप्लीकेशन क्या करती है, एप्लीकेशन करती है सिस्टम कॉल टू ओएस, और ओएस उसके अकॉर्डिंगली नीचे को क्रिटिकल काम करता है। अब ओएस तो ऊपर चला गया, ओएस ने उसी तरह से सिस्टम कॉल्स कर दी वीएम मॉनिटर को या हाइपरवाइजर। ठीक है, ये जो हाइपरवाइजर चल रहा है इसको कॉल करते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल इन एपीआई के थ्रू इन्हें कहते हैं, ये क्या है, सिस्टम कॉल, ये किसको जा रही है, हाइपरवाइजर को, इन्हें कहते हैं हाइपर कॉल। ठीक है, तो हाइपर कॉल का कॉन्सेप्ट आ गया, हाइपर कॉल्स का। तो ये जो सिस्टम कॉल है इनको मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, ये जो ही सिस्टम कॉल आई, तो आप जैसे प्रिंट की सिस्टम कॉल है और उसके अंदर लेट से कोई लो लेवल काम होना था, तो प्रिंट की जो सिस्टम कॉल है उसको अंदर से खाली करके उसको किसको डेलीगेट कर दिया है, हाइपर कॉल को। ठीक है, हाइपर कॉल को डेलीगेट कर दिया गया, और यहाँ पे अब कॉल क्या होती है जी, लेट्स से एच प्रिंट, जो इसका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल एच प्रिंट है जी, हाइपरवाइजर की जो। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है। अब वो इंप्लीमेंटेशन कौन चलाएगा, हाइपरवाइजर चलाएगा, और हाइपरवाइजर इसको एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज नाउ फाइन। ठीक है, अब वो चूंकि रिंग 0 में ही परफॉर्म होगी, तो इंस्टेड ऑफ ओएस उन्हें कॉल करें, ओएस उन्हें परफॉर्म करे, क्योंकि ओएस करेगा तो ट्रैप हो जाएगा। ओएस ने अपनी सिस्टम कॉल्स को मॉडिफाई कर दिया और हाइपर कॉल्स को कॉल कर लिया उन सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल ने इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन कॉल दी हाइपर कॉल, और हाइपरवाइजर की वो हाइपर कॉल थी, हाइपरवाइजर ने परफॉर्म किया, व्हिच इज गोइंग टू बी परफॉर्म हियर। सो नाउ इट्स गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर का रोल बहुत ज्यादा पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर बढ़ जाता है। अब उसको वो वाले टास्क भी डेलीगेट हो जाते हैं जो कि ओएस करता है। ठीक हो गया, एक ये चीज। दूसरा इसमें तरीका ये आ गया कि अच्छा, आपको ओरिजिनल गेस्ट ओएस को मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। तो वो बाद में ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर्स इनकी जगह ले लेते हैं। तो जो ही ये लो लेवल की कॉल्स आने के लिए ये जाती है, तो यहाँ पे ही वो हाइपर कॉल से उसको
कन्वर्ट कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। तो वही वाला काम कि प्री बिल्ड आपको मॉडिफाइड ओएस की जगह आप उसमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करके जो कि हाइपर कॉल्स को रिप्लेस करके उनकी जगह ले लेते हैं और वो हाइपर कॉल्स को परफॉर्म। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड पैरा वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन के फिर अपने प्रोस कॉन्स हैं। एक तरीका जो है वो आपको बता दिया कि ओएस कर्नल जो उसका मॉडिफाइड होगा, जो मॉडिफाइड होगा तो ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी टू डिस्ट्रीब्यूशन। एक ओएस की वो होगी जो कि बेयर मेटल पे इंस्टॉल होता है, ओएस खुद से एक मेटल पे आप करते हैं, और दूसरा वो ओएस जो कि वीएम्स के लिए होगा, तो वो डिफरेंट होगा, वो रिकंपाइल्ड हुआ होगा, आपने दोबारा से उसके अंदर जो है ना सिस्टम कॉल्स से हाइपर कॉल्स को आपने कॉल किया होगा। दूसरा ये आ गया कि आप ना वर्चुअलाइजेशन के ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लें और उनके थ्रू जो है आप इस काम को इसके बाद आ गई हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। अब आपने काम एक तो डेलीगेट कर दिया पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर सेकंड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन आ गई हार्डवेयर असिस्टेड। तो सेकंड जनरेशन में एक तो यही है कि काम डेलीगेट कर दिया कि पहले इस ओएस के पास आएगा, फिर ये ओएस जो है वो हार्डवेयर को कॉल करेगा और हार्डवेयर काम वो हाइपरवाइजर को कॉल करेगा और हाइपरवाइजर पे वो काम लेगा। दूसरा जो है वो आपको मॉडिफाइड ओएस की भी जरूरत पड़ी, सेम ओएस नहीं चल सकता था, या अगर सेम यूज कर रहे हैं सो देन यू आर गोइंग टू यूज इट विद ड्राइवर्स, पैरा वर्चुअलाइजेशन ड्राइवर्स। तो इसका हल फिर निकाल लिया जी कि हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन आदि कि हार्डवेयर में सपोर्ट डाल, हार्डवेयर में सपोर्ट डाली गई और उसमें फिर उसमें इंटेल वीटी और एएमडी ये टेक्नोलॉजीज आ गई आपकी इंटेल और एएमडी की तरफ से। और अगर आप इसको इनेबल कर दें, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, तो यू इनेबल दी हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। इस वक्त जो आपके जो टेक्नोलॉजीज है वो जनरली हार्डवेयर असिस्टेड की को यूज करती है बिकॉज इट्स फास्ट, इट्स बेटर, और सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या है कि आपका जो ओएस है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तरीकाकार क्या किया है कि जो वीएम मॉनिटर जो रिंग 0 में रन करता था, एक वर्चुअल रिंग क्रिएट कर दी गई जो कि -1। तो जब आप इसको एनेबल कर देते हैं इंटेल वीटी या एएमडी को, तो एक वर्चुअल रिंग क्रिएट हो जाती है विच इज -1, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव रिंग 0। तो ये जो ओएस है, ये जो रन कर रहा है, कोई भी वीएम जो रन कर रही है वो रिंग 0 में करती है। और क्योंकि ओएस इज अ रिलायबल थिंग फॉर अस, तो हमें ये फिक्र नहीं होती कि ओएस कोई उल्टा काम कर देगा, जो मसला होगा। सो दैट इज फाइन विद अस कि अगर ओएस जो है वो रिंग 0 में रन करेगा। अब क्या होता है, अब ना तो आपको इस ओएस को मॉडिफाई करना पड़ता है, और दूसरा इस ओएस को इस चीज का पता ही नहीं होता कि हमें किसी वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में रखना है, वो सीधा सीधा नीचे से उस हार्डवेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, उस हार्डवेयर से काम लेता है, और अलोंग विद दैट हाइपरवाइजर जो उसकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता जाता है और मैनेज करता है। ठीक है, वो सारी रिक्वेस्ट प्लेस करता जाता है, वो परफॉर्म होता है। तो जितने भी ये सारे ओएसएस मल्टीपल होंगे, ये रिंग 0 में रन करेंगे, और इसी तरह 1 और 2 में उनका रेस्ट ऑफ ओएस होगा, 0 में उनके कर्नल्स होंगे, और 3 में उनकी एप्लीकेशन करेंगी। सो दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, सो दे हैव क्रिएटेड एक्चुअली अ सुपर प्रिविलेज मोड विद रिंग -1। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होती है, आप इसको एनेबल करते हैं। तो आपका जो जनरली ये गेस्ट ओएस है, इट इंटरैक्ट्स विद द हाइपरवाइजर थ्रू स्पेशलाइज्ड APIs। जब भी कोई लो लेवल एक्सेस कोई हार्डवेयर की डायरेक्ट करनी है, सो इट परफॉर्म्स इट डायरेक्टली, और हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं और बेनिफिट लेते हैं। तो मेजर बेनिफिट क्या है, वो ये कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, ओएस जो वो डायरेक्टली खुद ही काम करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई पैरा वर्चुअलाइजेशन टाइप के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना। इट वर्क्स जस्ट लाइक कि वो जो ओएस जो है वो एक बेयर मेटल पे डायरेक्टली इंस्टॉल। और इसका जो इम्पैक्ट है वो कौन से है, वो यही है कि आपकी जो आपका जो ओएस है उसको ये नहीं पता कि वो वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तो अगर कोई वर्चुअलाइजेशन रिलेटेड उसमें कोई फीचर्स यूज करने हैं, सो यू कैन नॉट यूटिलाइज, बट स्टिल वो इतने मेजर आपका नहीं है मेजर बेनिफिट, क्योंकि आपको हार्डवेयर असिस्टेड के साथ मिल रहा होता है। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी व्हिच इज जनरली नाउ बीइंग यूज्ड। आप हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे होते हैं, और बट इफ यू आर इन एन इम्यूलेटर एनवायरनमेंट जहां पे आपको बाइनरी ट्रांसलेशन करे, तो उसके लिए यूज द फुल वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। आगे सिंपल डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या है, पहली बात की है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में आपको कोई भी हाइपरवाइजर या जो
वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, you run it on a physical desktop or server and you virtualize it, ठीक है। तो उसमें desktop virtualization में आप you can install variety of types of software। आपके पास VMware workstation है, VMware Fusion है for Apple, Parallels है from Apple themselves जो कि Mac के लिए होता है, Microsoft का अपना है वर्चुअल PC, वाइन है, बेशुमार किस्म के आपके हैं। तो आप इसमें जो है यू कैन यूज द पेयर मेटल और यू कैन डू दी होस्टेड, किसी भी किस्म की आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब वर्क स्पेस की बात करें तो वर्क स्पेस वर्चुअलाइजेशन की जा सकती है। एक यूजर की वर्क स्पेस बनी हुई है, खासतौर से लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट जो बड़ा क्लस्टर है, उसके अंदर हर यूजर की अपनी वर्क स्पेस बनी होती है। तो वो वर्क स्पेस में जो वो वीएम होगी, वीएम कॉन्फ़िगर्ड है, वो VM जो है दैट कैन रन ऑन टू क्लाइंट मशीन और ऑन टू सर्वर मशीन। तो सर्वर साइड अगर वो आप चला रहे होंगे सो दैट इज सर्वर साइड वर्क स्पेस वर्चुअलाइजेशन। तो सर्वर साइड वर्क स्पेस वर्चुअलाइजेशन जब आप करेंगे तो फॉर दैट यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट RDP यूज कर सकते हैं, आप VMware की VDI यूज कर सकते हैं। तो कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हुए यू कैन यूज इट। इसमें आपके सर्वर है, you have virtual machine onto that और आप उनको डेस्कटॉप PC के ऊपर विजुअलाइज करेंगे। Then you can have a client side workspace virtualization। तो आप सर्वर से वो VM ले आएंगे and you are going to run it onto desktop PCs, ठीक है। तो आप उन्हें डेस्कटॉप PCs में रन कर सकते हैं और जो डेस्कटॉप PC में जब आप उसे रन करेंगे तो सिर्फ स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। तो जैसे भी आपके पास क्लाइंट साइड के ऊपर उसकी सारी प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन अगेन डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड ऑन टू सर्वर। तो अगर आपको कोई सेंसिटिव डेटा है, कुछ सेंट्रलाइज डेटा आपको चाहिए, दिस विद अ गुड स्पीड, सो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन कि आप क्लाइंट साइड वर्कस्पेस यूटिलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन कर लें and by having the data stored onto your servers। Then there is application isolation as well। application isolation ये है कि आपकी जो dependencies हैं एप्लीकेशन की होती हैं, जैसे एक बड़ी कॉमन विंडोज के अंदर विंडोज की रजिस्ट्री की डिपेंडेंसी होती है कि आपकी रजिस्ट्री में एंट्री चाहिए होती है, उसके बगैर एप्लीकेशन नहीं चलते। तो खास तौर से आप एक जो रजिस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशन है एक से उठा कर दूसरे सिस्टम में चलाने की कोशिश करेंगे ऐसे ही, तो वो नहीं चलेगी अनटिल अनलेस उसकी रजिस्ट्री में एंट्री। तो इसके लिए भी आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जमाने में मैं खुद भी यूज करता था, वो कैमियो ही नाम था। तो दैट वाज अ गुड सॉफ्टवेयर। तो वो भी इसी तरह से आप कैमियो इंस्टॉल करते हैं मल्टीपल सिस्टम्स में और नाउ यू कैन रन एनी एप्लीकेशन, आप उसे कॉपी कर लें दूसरे सिस्टम पे भी चलाएं, तो वो इसी तरह स्मूथली चलती थी। नो नीड टू इंस्टॉल इट, आप सिर्फ वहाँ कॉपी पेस्ट कर दें तो कैमियो जो है वो उसका ख्याल कर लेता है। तो दिस इज द सेम थिंग। अब मल्टीपल टाइप के आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेशुमार हैं और so what you can do is you have a server, you have a client which is running an operating system, so you have this application isolation solution, you can do thin install जिस तरह तो thin virtual OS है or anything and you run application on top of that। दूसरा एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग है। एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग इसी तरह है कि आप एप्लीकेशन को ले आते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर और बट ऑन योर डेस्कटॉप पीसी, बट चूंकि अक्सर बैंडविड्थ लिमिटेड होती हैं, कॉन्स्ट्रेंड होती हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन टू योर क्लाइंट मशीन। और क्लाइंट मशीन के ऊपर जब आप इसे स्ट्रीम करेंगे तो क्लाइंट मशीन में जब आप इसे स्ट्रीम करेंगे तो क्लाइंट पे ये साथ साथ जो है ना विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। सो यू कैन स्टार्ट रनिंग अ फ्यू ऑपरेशंस, ये जो बेसिक फीचर्स हैं उस एप्लीकेशन के वो रन होने शुरू हो जाएंगे और मीनवाइल बाकी एप्लीकेशन जो वो भी डाउनलोड हो जाएंगे क्लाइंट पे। सो इसके लिए भी मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है, लाइक ऐप स्ट्रीम है, सिट्रिक्स ज़ेन ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप भी है। सो यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ थिंग और इसको आप किसी भी वर्चुअल किसी भी इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। कोई रिमोट आपके पास कोई डिस्प्ले है, कोई ऐसी चीज़ है, सो यू कैन डू इट ऑन दैट। एक वैसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है ऑफ वर्चुअलाइजेशन,
तो टिपिकल यूज केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं कि डेटा सेंटर लेवल पे क्या यूज हो रहा है, GPU होता है, सर्वर्स के अंदर MS वर्चुअल सर्वर भी यूज होता है, डिफरेंट सर्वर एंड सो ऑन। इसी तरह लिनक्स से रिलेटेड कुछ वर्चुअलाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं which are commonly being used, commonly यूज कर रहे होते हैं। इनमें बॉश है, QEMU है, ZVM है, ZenVM है, Zen है, लिनक्स भी सर्वर है, ML है, OpenVZ है। बॉश की बात करें तो बॉश इज बेसिकली एन एमुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट्स x86 बेस्ड है, सो इट मींस कि ये x86 पे रन करता है, ठीक है। सो इट्स एन x86 बेस्ड कंप्यूटर सिमुलेटर, पोर्टेबल भी है और मींस आप इसी तरह उसकी इंस्टॉलेशन उसको उठा के और आप चला सकते हैं। एंड सो यू कैन रन इट ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स, x86 पे भी चलाएंगे, PowerPC भी चलाएंगे, अल्फा, स्पार्क, मेप्स, किसी के भी चला सकते हैं। लेकिन जो ये सिमुलेशन आपको देता है वो किसकी देता है, x86 की देता है, ठीक है। जबकि QEMU जो है वो ज्यादा वैरायटी देता है, ठीक है। तो बॉश के अंदर जो है वो आपकी x86 की सिमुलेशन है for variety of platforms. So it simulates your entire x86 computers, जिस तरीके से भी होता है। और आप उसे ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ओल्डर इंटेल 386 या जो फर्दर आपकी जनरेशन में इनके पर, इससे मुराद क्या है कि आप 16 बिट कर सकते हैं, आप 30, ये सारे 32 बिट हैं, 386, 486 और Pentium जो है दे आर 32 बिट और 64 बिट, आप किसी भी के लिए भी इसको कर सकते हैं। और ये अगर आप बॉश को यूज कर रहे हैं तो ऑन टॉप ऑफ बॉश सिमुलेटर यू कैन रन एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। QEMU जो है ये एक और इसी तरह का एमुलेटर है, काफी फेमस है और मल्टीपल मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं इसके। पहला मोड जो है उसके अंदर फुल सिस्टम एमुलेशन है और उसमें क्या है जी कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर्स है उसकी एमुलेशन ये कर देता है और मल्टीपल टाइप के प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स जो है ये कर सकता है उनको एमुलेट, लाइक x86 को कर सकता है, 32 बिट को, 64 बिट को, ARM को, स्पार्क को, PowerPC को, लिनक्स को। और लेकिन चूंकि है एमुलेटर है और तो इसलिए इसके अंदर क्या होती है, डायनेमिक बाइनरी ट्रांसलेशन की होती है, ठीक है। तो बाइनरी ट्रांसलेशन करता है बट स्पीड इज क्वाइट गुड। और इस मोड को यूज करते हुए यू कैन आल्सो एमुलेट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन लिनक्स एज वेल और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास। दूसरा जो है दैट इज यूजर मोड एमुलेशन। यूजर मोड एमुलेशन जो है इसके अंदर आप जी, तो इसके यूजर मोड एमुलेशन के अंदर आप डिफरेंट टाइप के बाइनरी जो है एप्लीकेशंस की उसको रन कर सकते हैं ऑन टू लिनक्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है लेट्स से मेप्स आर्किटेक्चर के लिए, PowerPC आर्किटेक्चर के लिए, तो यू कैन रन इट ऑन टू QEMU, जिसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल हुई होगी। तो लिनक्स बेस्ड QEMU एमुलेटर जो है उसके अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा आर्किटेक्चर इसकी सपोर्ट है, इसमें मेप्स है, ARM है, स्पार्क है, PowerPC है। देन देयर इज KVM होस्टिंग एज वेल। तो KVM भी काफी फेमस किलोबाइट वर्चुअल मशीन जो है, इट्स वेरी फेमस लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म और उसको भी होस्ट किया जा सकता है। तो उसके अपने KVM के इमेजेस जो हैं they can be used with the QEMU as well. Then Zen की भी होस्टिंग करता है। Zen आपको पता है Zen is a very famous bare metal hypervisor. So what it can do is it can work as a base for the Zen based emulation. तो वो जो Zen है वो इसके लिए इंस्टॉल हो जाता है और वो फिर सारे ऑपरेशन। ZVM जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर है
and it's being developed by IBM. और वर्चुअलाइजेशन जो है फिजिकल रिसोर्सेज की करता है लिनक्स बेस्ड टेक्निक और मल्टीपल टाइप की यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इतना बहुत फेमस या कॉमनली यूज नहीं है। देन वेरी फेमस वन VMware जो है वो फुल वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर सिस्टम प्रोवाइड करता है और दोनों तरह की आपको वर्चुअलाइजेशन देता है, बेयर मेटल भी देता है और होस्टेड भी देता है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह की देता है। तो आप इसको किसी भी एनवायरनमेंट में जो है वो यूज कर सकते हैं। Zen जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेटिव या बेयर मेटल हाइपरवाइजर है, ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर नहीं इंस्टॉल हो सकता, ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं होता, सिर्फ बेयर मेटल और ओपन सोर्स सोल्यूशन है और 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए और आर्म आर्किटेक्चर तीनों के लिए अवेलेबल है और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लिनक्स, विंडोज, लिनक्स, प्लान 9, NetBSD, FreeBSD एंड Zen के अंदर जो है वो मल्टीपल अप्रोचेज हैं, जिस तरीके से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन हो सकता है। उसमें एक तो ये है हार्डवेयर असिस्टेड है, हार्डवेयर वर्चुअल मशीन है, देन जो आपकी लो लेवल हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन देता है, फिर हार्डवेयर वर्चुअल मशीन विद पावर वर्चुअलाइजेशन ड्राइवर है जिसमें आप वर्चुअलाइजेशन बेस्ड ओएसएस को चला सकते हैं, फिर पारा वर्चुअलाइजेशन विद फुल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है वो भी आप कर सकते हैं, देन पारा वर्चुअलाइजेशन इन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कंटेनर है, कंटेनर बेस्ड, ये नेक्स्ट में हम देखेंगे सर्वरलेस कंप्यूटिंग में कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट, तो कंटेनर बेस्ड भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली पारा वर्चुअलाइजेशन बेस्ड आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वैरायटी। देन देयर इज लिनक्स बी सर्वर, लिनक्स बी सर्वर जो है इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन, तो ये वही कंटेनर्स वाला काम करती है कि इट वर्चुअलाइज द लिनक्स कर्नल सो दैट मल्टीपल यूजर स्पेसेस कैन बी क्रिएटेड, तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स ये क्रिएट कर देता है और उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका अलग VMs नहीं होती बल्कि एक ही जो आपका OS है उसके वर्चुअल इंस्टेंसेस टाइप की चीजें बन जाती हैं अलग, लेकिन मैनेज वही एक सिंगल OS करता है। सो लिनक्स वी सर्वर इज एन एग्जांपल। अब इसके मजीद डॉकर्स और कुबरनेटिस ये बड़े फेमस प्लेटफॉर्म आगे हों जिनको हम देखेंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके ऊपर ऑपरेट किया होता है। देन देयर इज अनदर वन ओपनवीजी, उसी तरह है जिस तरह लिनक्स वी सर्वर जो है वो कंटेनर बेस्ड है या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स को एग्जीक्यूट करता है, तो ये भी इसी तरह का काम करता है। The last one is Linux KVM, कर्नल वर्चुअल मशीन जो है KVM जो है ये फुल वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन है और इसमें फायदा ये होता है कि आपका जो लिनक्स कर्नल है, लिनक्स है, वो खुद ही पूरी लिनक्स होती है और वो लिनक्स जो है वही आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉरी वर्चुअल मशीन मॉनिटर जो है वो बन जाए और सो मल्टीपल जो आप अलग-अलग यूजर स्पेसेस बना के उनके अंदर अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके यू कैन रन इट, तो कि अच्छा बेनिफिशियल सॉल्यूशन, so you can use it along with as well.